यस सर। हो गया? ओके सर, चलो। यस सर। ठीक है, चलो। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, तो बेसिकली इनकम टैक्स में हम लोग बात कर रहे थे क्लास 2 क्लास में रिटर्न फाइलिंग के बारे में। रिटर्न फाइलिंग बेसिकली इनकम टैक्स का लास्ट टॉपिक होता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक इन द सेंस कि इनकम टैक्स में सारा मेहनत करने के बाद अंत में जाके आपको क्या करना पड़ता है? सरकार के घर में रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो जब हम लोग सरकार के घर में जाके रिटर्न को फाइल करते हैं तो उसे गवर्नमेंट को ये बताना पड़ता है कि आप किस सोर्स से इनकम कर रहे हो, कहाँ कहाँ से इनकम कर रहे हो। नॉर्मली कितना सोर्स ऑफ इनकम होता है? 5। क्या क्या? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ठीक है, या तो आप जॉब करके कमा सकते हो, या फिर आप घर भाड़ा से कमा सकते हो, या फिर आप बिजनेस या प्रोफेशन करके कमा सकते हो, या फिर आप प्रॉपर्टी बेच के कमा सकते हो, या फिर गैम्बलिंग, लॉटरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट एटसेट्रा से कमा सकते हो। इसके बाहर और दुनिया में कोई रोजगार नहीं है। जितना रोजगार के बारे में सरकार ने इनकम टैक्स में मेंशन कर दिया ना, इसके बाहर कुछ नहीं। हाँ, अगर कोई नया मेथड ऑफ इनकम आ जाता है और गवर्नमेंट को उसका पता नहीं चलता तो सरकार भी बड़ा चालाक है, उसके लिए वो आदर्श सोर्स बना के रखा है। नाम में भी बदला आदर्श सोर्स। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं इसके बारे में कोई रूल नहीं है तो हम टैक्स नहीं भरेंगे। जैसे मानो क्रिप्टो से आजकल लोग इनकम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी, है ना। तो क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये लास्ट हार्डली 8-10 साल से मार्केट में थोड़ा सा प्रमोट हुआ है, और लास्ट 5-6 साल से इसके ऊपर थोड़ा ग्रोथ मिला है। इवन इंडिया में भी लास्ट 2022 तक क्रिप्टो में काफी बात हो रहा था। कोरोना पीरियड में काफी बात हो रहा था, लेकिन इंडिया में, हाँ, अभी तो ट्रम्प आने के बाद तो क्रिप्टो एकदम स्काई रॉकेटिंग, बिकॉज टेस्ला। क्रिप्टो का जो मेन बड़ा इन्वेस्टर्स है वर्ल्ड वाइड वो है इलॉन मस्क, और ट्रम्प के साथ इलॉन मस्क पार्टनरशिप में है। ठीक है, मैंने मास्क है तो ट्रम्प है, ट्रम्प है तो मास्क है, कुछ ऐसा बात हो गया। बहुत पैसा डाला ट्रम्प के पार्टी में। ठीक है, सो यही रीजन है कि क्रिप्टो में इतना वैल्यूएशन आया। क्रिप्टो का एक गड़बड़ ये है कि क्रिप्टो का वैल्यूएशन क्यों बढ़ता है क्यों गिरता है इसका कुछ समझ में नहीं आता, जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को खुले दिल से नहीं अपना पा रही। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट बोला चलो दुनिया में एक मेथड बना है अर्निंग का, मैंने इन्वेस्टमेंट का, करो। पहले तो फिर भी ओपनली कर रहा था काफी लोग, लेकिन धीरे धीरे आप देखना आजकल क्रिप्टो का एडवर्टाइजमेंट बहुत कम आता है, नहीं आता है। क्रिप्टो का ऐड नहीं आता है, लेकिन 2 साल पहले क्रिप्टो का ऐड आता था, यूट्यूब में तो भर भर के आता था। अभी क्रिप्टो का ऐड नहीं है, गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, और इनकम के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगा। जो कमाएगा 30% सरकार की तरफ टीडीएस कमा सकते हो, उसमें बैन नहीं लगा है। माने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने में मना नहीं किया, लेकिन करोगे तो 30% टैक्स देना। इस तरह का सिचुएशन गवर्नमेंट ने किया है। जो भी हो, अब देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। डेवलप नेशंस तो अपना चुका है, हम लोग कब तक अपनाते हैं। प्रॉब्लम एक ही है, बेस का समझ में नहीं है। इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन मेथड ऑफ कॉन्सेप्ट, कि चेन वाइज प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता है। आज तुम किसी चीज में 100 रुपया डालते हो, फिर उसमें मैं 100 रुपया डालता हूँ, फिर इस तरह से बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ता है। लेकिन बेस क्या है? क्वेश्चन इज बेस क्या है। जैसे कंपनी में शेयर के केस में क्या होता है, उसका एक बिजनेस होता है। बिजनेस अच्छा चले तो शेयर का दाम में चेंजेस अप डाउन होता है, बिजनेस खराब चले तो गिरेगा, अच्छा चले तो बढ़ेगा, नॉर्मल चले तो नॉर्मल रहेगा, है ना। लेकिन क्रिप्टो का क्या, किस बेसिस में क्रिप्टो चलता है, इसको लेके काफी अलग अलग कंट्रीज का मतभेद है। मैंने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के अंदर ही मतभेद है। इसलिए क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्रॉपरली चीजें नहीं बन रहा है। अगर बन जाए तो अच्छा है ना, डिजिटल। हाँ, सर क्रिप्टो से बहुत वो भी होता है, क्या कहते हैं, फ्रॉड भी बहुत होता है।
फ्रॉड प्लस वो फंडिंग होती है ना फंडिंग, इन हाँ, चीजों के। ये क्या बोलते हैं उसको, मैंने टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग बहुत है क्रिप्टो से। अगर क्रिप्टो को खुलेआम एक्सेप्टेंस मिल जाए ना, फिर टेरर लोगों का तो एकदम बोलबाला हो जाएगा। मैंने कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं करेगा सर, क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी नहीं बन पाएगा। मुश्किल है। मैंने, मेरा कहने का मतलब है कि इतना आसान नहीं हो। मैंने और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए, हर चीज को जब ट्रैक कर पाएंगे शायद तब हो सकता है। मैंने अभी तो मुश्किल लगता है मुझे। देखो बाकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होते हैं उसके ऊपर। हाँ, अगर पॉपुलेशन कम है या फिर छोटा मोटा कंट्रीज के अंदर हो रहा है तो इट्स ओके, बट जब भी मैंने पॉपुलेशन हाई हो जाएगा, ट्रांजैक्शंस का आता पता नहीं चलेगा, एक स्टेट से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इजी ट्रांसफर हो जाएगा। और इजी ट्रांसफर में नहीं गड़बड़। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर अगर इजीली हो जाता है, जो गड़बड़ होता है, ये दाऊद इब्राहिम किस लिए बॉस बना था? यही तो, हवाला किंग। हवाला समझते हो? हवाला में क्या होता है कि सपोज तुम इंडिया से बाहर पैसा भेजना चाहते हो, तो आपको किसी को सच में इंडियन पैसा नहीं देना। आप बस सबसे फॉर एग्जांपल, मन मनस्विता हवाला के काम करते हैं, ठीक है, और पोतोई भी हवाला में काम करते हैं। दाऊद का चेला लोग है, ठीक है। नॉर्मली मैं लड़का लोगों पे एग्जांपल देता हूँ, आज लड़की पे ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब मान कि मेरे को, मैं मान सादा सीधा बंदा हूँ, इंडिया से बाहर पैसा भेजना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ना वो पैसा भेजने के टाइम पे अगर कुछ चार्जेस वगैरह लगता है ना, वो चार्जेस वगैरह नहीं देना है। फॉरेन रेमिटेंस में कोई पैसा चार्जेस नहीं देना है। तो सपोज मुझे किसी को 5 लाख भेजना है, मैं जाके इसको बोलूंगा मुझे 5 लाख भेजना है, तो मैं इसको इंडियन कैश दे दूँ। लेकिन उसका बंदा फॉरेन में बैठा हुआ है, मानो कि पोतोई, वो भी दाऊद के ही है लेकिन वो किसी फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं। अब वो ऑटोमेटिकली उसको 5 लाख देते हैं। अब बेसिकली मेरा इसको 5 लाख देना इक्विवेलेंट टू उसको ही डायरेक्टली 5 लाख देना। अब वो उस कंट्री में बैठ के मेरे आदमी को 5 लाख पहुंचा देगा। बदले में जो चार्जेस होगा वो बहुत ही नॉमिनल होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सोर्स का पता नहीं चलेगा। बैंक अकाउंट का भी जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन ये लोग जो ये हवाला कॉन्सेप्ट बनाते हैं, इनका चेन बहुत ही माने बड़ा होना चाहिए होता है। और जितना लोग होंगे वो काफी विश्वसनीय होना चाहिए, माने बिलीवेबल पर्सन होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। और दाऊद इसी तरह का एम्पायर बना के दुनिया भर में टेरर फैलाता है। दाऊद कहीं पर जाके बोमा नहीं गिराता है, लेकिन बोमा गिराने का फंडिंग पूरा करता है। और ये फंडिंग का इकट्ठा इस तरह से करते हैं, वो बस देख लेते हैं कौन किसका एनिमी का मैंने किस कंट्री का कौन एनिमी है, और एनिमी का एनिमी मेरा फ्रेंड बन जाएगा। इसी तरह से पूरा खेल खेला है, और भारत को तो वो अपना दुश्मन मानता ही है। बस बॉलीवुड को बर्बाद करना, इंडिया में जितना, बॉम्बे में जितना टेरर अटैक हुआ है, हर चीज के पीछे दाऊद है। अरे ये सब माथा में सब घुसा भरा हुआ है, सब ब्रेन वॉश्ड बंदा है सब। गलत चीज हो, दिमाग बहुत तेज, पर गलत चीज। और दाऊद कहाँ का है? यही का तो है, बिहार का बंदा है। जो भी हो, मैं कहने का ये मतलब चाह रहा हूँ कि दाऊद जिस तरह का हवाला का कॉन्सेप्ट को चेन किया था, वो भी एक तरह का ब्लॉक चेन ही है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी, वो भी एक तरह का ब्लॉक चेन है। वो भी एक वैल्यू बढ़ रहा है, तुम अगर उस पर पैसा डाल रहे हो, लेकिन तुमको नहीं पता वो पैसा कहाँ से आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ी ना क्रिप्टो का क्लास चल। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर होने से बताओ मुझे थोड़ा। स्क्रीन शेयर है ऑनलाइन में? यस सर। ओके। जी सर। अच्छा देख, लास्ट वीक से मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि रिटर्न फाइलिंग। और रिटर्न फाइल बेसिकली एकदम अंत वाला सिचुएशन है जहाँ पर रिटर्न फाइल करने के बारे में डिटेल्स बोला गया है। इसमें मेन मेन जो कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार अगर रिपीट कर दूं आपको, ऐसे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि 2 क्लास में काफी बात हुआ है।
बस इतना बोल देता हूँ कि इसमें नॉर्मली हम लोगों को क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। रिटर्न फाइल करने का जो रूल है, ठीक है, एसएससी इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, माने रिटर्न फाइल किसको किसको करना मैंडेटरी, इस बात के बारे में इधर बोला गया है। जो 139 सबसेक्शन 1, 139 सबसेक्शन 1, मैंने आपको गवर्नमेंट के घर में रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों के पूरे डिटेल्स बोला है, जो मैं लास्ट वीक समझाया था। फिर आ जाता है सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इसमें दो डेट तो बहुत वाइटल है, एक आपका 31 अक्टूबर वाला और एक जुलाई वाला, और बस ये थोड़ा अलग केस है, 30 नवंबर, केस को याद रखिएगा, ठीक है। रिटर्न फाइल का ड्यू डेट माने जिसके अंदर आपको साल के अंदर दो डेट ऐसे हैं कि अगर आप नॉर्मल एसएससी हो तो 31 जुलाई के अंदर कर दो, और अगर आपका ऑडिट होता है तो फिर आपको 31 अक्टूबर के अंदर सरकार के घर में रिटर्न का डिटेल्स जमा करना है, इनकम टैक्स रिटर्न का डिटेल्स जमा करना। जमा करने के साथ साथ पेमेंट भी करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेनली जो इनकम करते हैं वो टैक्स से ही करते हैं। हमारे पास दुबई की तरह तेल नहीं है, अगर तेल होता तो शायद टैक्स फ्री कंट्री बना देते हैं, ठीक है, समझेंगे नहीं? क्या करेंगे, दुबई को लूटते हैं चलो। ऐसे दुबई में लूटने का जरूरत नहीं, दुबई में दुबई से ज्यादा इंडियंस रहते हैं। मैंने दुबई का जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पॉपुलेशन इंडियन वाले हैं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसमें इंडिया बड़ा छोटा सब लेवल में काम करते हैं, और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग नॉर्मली लोअर लेवल में काम करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का बड़ा बोलबाला है दुबई में, सीरियसली बहुत बोलबाला है सीए लोगों का, इंडियन सीए का। आराम से जाओ, करियर बनाओ दुबई में, एकदम भर भर के पैसा कमाओ, लेकिन दिमाग तेज होना पड़ेगा। कैलकुलेशंस, सेटलमेंट, फाइनेंस, फाइनेंस बहुत जोरदार होना चाहिए। अकाउंट्स एंड फाइनेंस का नॉलेज बहुत जोरदार होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट्स फाइनेंस का नॉलेज जोरदार होना तो दुबई वाला बड़े बड़े बिजनेस है इंटरनेशनल, वो एकदम ढालेगा आपको। बस बनाओ अपने आप को, फर्क नहीं पड़ता। देखो अच्छा, फिर हम लोगों ने रिटर्न ऑफ लॉस के बारे में बात की है सर, 139 सबसेक्शन 3, यानी लॉस रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। सर क्यों, हम लोग तो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो लॉस रिटर्न क्यों फाइल करें? लेकिन लॉस रिटर्न इसलिए फाइल करना जरूरी होता है बिकॉज आज आप लॉस में हो बिजनेस पे, कल प्रॉफिट कर लोगे, सरकार को हर चीज का हिसाब चाहिए, ठीक है। 139 सबसेक्शन 3। फिर बात हुआ था 139(4) पे बी रिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बी रिलेटेड रिटर्न। फिर रिवाइज रिटर्न पे भी बात हुआ था, है ना, कि बी रिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हो, कब तक कर सकते हो, डेट के साथ। फिर इंटरेस्ट पे बात हुआ था 234A, ये सब सेक्शन एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 234A, इंटरेस्ट का रेट भी बोला गया था 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। फिर आया था 140A, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आप खुद ही असेस करके टैक्स भर सकते हो। फिर आया था अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न मैंने अगर कोई, मैंने आपने रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन सपोज आप थोड़ा अर्ली कर दिए थे, नॉर्मली आपका ड्यू डेट 31 जुलाई का है, लेकिन आपने थोड़ा अर्ली कर दिया और बाद में पता चला आपका लॉस की जगह प्रॉफिट हो गया, या फिर प्रॉफिट में भी काफी ज्यादा चेंजेस हो गया, तो उसको अपडेट करने का एक टाइम पीरियड मिलता है, कब तक आप अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है, उसका भी डेट के साथ बातचीत। फिर आया था अपडेट रिटर्न, अगर मानो पहले लॉस में थे, बाद में अपडेट जब किए तब प्रॉफिट हो गया, तो उस अपडेटेड रिटर्न का तो एक टैक्स जमा करना है ना, तो उसका टैक्स कब तक दे सकते हो, वो 140B में कहा गया है, इसमें भी बातचीत। जस्ट याद दिला रहा हूं कि क्या क्या पढ़े थे, डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं सर। डिफेक्टिव रिटर्न, अगर रिटर्न में कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको ठीक करके चेंज कर सकते हैं। अगर डिफॉल्ट बने अगर आप रिटर्न फाइल करने में गलती करते हो, टाइम पे नहीं करते हो, तो नॉर्मली आपको 5,000 तक का फाइन होता है, ठीक है। 5,000 नॉर्मली, अगर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा हो, टोटल इनकम, तो 5,000 का फाइन हो जाता है। अगर 5 लाख के अंदर है तो 1,000 का फाइन होता है, ठीक है, मैंने बेसिकली लेट करने का फाइन 1,000 से ज्यादा नहीं लेता। पैन नंबर, इसके बारे में लास्ट दिन बात हो रहा था, है ना, पैन के बारे में बात हो रहा था और आधार के बारे में बात।
और कोटिंग ऑफ आधार नंबर, कहाँ कहाँ आधार जरूरी है इसके बारे में बात कर रहा था। यही 2 पॉइंट में आज थोड़ा सा फिर से मैं बात करूँ। ठीक है, पैन एंड आधार। ठीक है, आम आदमी का अधिकार, क्या समझे? ऐसे तो मुझे लगता है कि ये पैन आधार को अलग अलग क्यों करके रखा है, एक कार्ड बना देना, है ना, मार्च कर देना चाहिए। क्यों नहीं कर रहा है? कर देना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट इतना कुछ सोच रहा है, दिमाग वाले लोग सब बैठे हैं। नहीं, दिमाग वाले लोग बैठे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट में फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे नेता को चुना गया जैसे क्वालिफाइड बने। और अगर आप देखोगे कि सीए लोगों का बहुत बोलबाला हो गया आजकल पार्लियामेंट। आपको मैं नाम बताऊं कितना लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट करके गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री संभालते हैं। जैसे हमारे जो एक तो गोयल साहब है, वो आई थिंक ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, पीयूष गोयल। ठीक है। अच्छा, आपके जो है वो तो एमपी है, वो अपना क्या नाम है, वो उसको तो आप लोग जानते ही हो, राघव चड्ढा। ठीक है, ही इज ऑल्सो फ्रॉम सीए बैकग्राउंड। और पीयूष गोयल बहुत फेमस है इस मुद्दे पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और भी कुछ लिस्ट है, मैं नाम भूल रहा हूँ रुको। ये अश्विनी भी आई थिंक सीए बैकग्राउंड से है, जो रेलवे मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ऐसा कुछ है। ठीक है, तो काफी सारे लोग आ गए सर, मैंने इस हमारे इस फील्ड से। तो मैंने प्रोफेशनल लोगों का काफी बोलबाला हुआ है। इवन सबसे बड़ा बात, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को भी मिनिस्ट्री का पोस्ट पहले इतना नहीं मिलता था। उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी। ये आईपीएस था, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसको सीधा मोदी प्रमोट कर दिया फॉरेन मिनिस्ट्री पे। ये तो बेसिकली बोल रहा था कि मोदी जब 2019 में जीता, 19 में जीतने के बाद जब मिनिस्ट्री फॉर्मेशन के लिए आईएएस आईपीएस लोगों को इनवाइट करते हैं ना, क्योंकि उन्हीं से तो सब कुछ होता है। तो इनवाइट किया तो बोला मैं तो बस यही सोच रहा था कि बैठने के लिए एक जगह मिल जाए, कि मैंने ये जो सेरेमनी होगा उसमें बैठने का एक सीट मिल जाए। तो पता चला कि मेरा नाम रिकमेंड हो रहा। जयशंकर जी अपने इंटरव्यू में बोल रहा था। ठीक है, तो मैं तो सोचा था कि मेरे को हार्डली एक ऑफिशियल पोस्ट मिलेगा, लेकिन मुझे सीधा सीधा एकदम मिनिस्ट्री पोस्ट मिल जाएगा, ये तो मुझे पता भी नहीं। और उसके बाद अभी जयशंकर जी क्या कर रहे हैं ये हम सब देख रहे हैं। मैंने मुझे लगता है कि आज के डेट में मोदी से भी ज्यादा एटलीस्ट एडुकेटेड बैकग्राउंड का फैन फॉलोइंग जयशंकर जी का है। यूट्यूब में वायरल बहुत होते हैं, आप लोग सुनते हो ना उनको, गजब का वायरल होता है। और सबसे बड़ा बात होता है कि रिपोर्टर जब भी पूछते हैं वो पहले मुस्कुराते हैं और फिर जवाब देते हैं। और स्पेशली जब यूरोपियंस को जवाब देते हैं तो उनको सुन लेना। हाँ, यूरोपियन तो पूछने से पहले भी 10 बार सोचते हैं कि क्या पूछे, और फिर उसको पता होता है, फिर पहले थोड़ा मुस्कुराएगा और फिर, ठीक है, उसका एक टोन होता है, ठीक है, वो उसी के भाषा में उसको जवाब देता है। पाकिस्तान बौखला गया है पूरा। क्यों जानते हो? ये पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है। इसमें क्रिकेट का बात नहीं है, इसमें भारत एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। क्या खेल रहा है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, तो सभी क्रिकेट टीम को जाना है। जैसे इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, तो सभी टीम आया था, पाकिस्तान भी आया था। लेकिन इंडिया का खेल देखो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन इंडिया देख रहा है कि भाई जब सीधा उंगली से घी नहीं उठता है तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा। तो इंडिया बोल रहे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं जाएगा तो बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस भी है, और फिर आईसीसी बोलेगा कि पाकिस्तान से मैच को हटाने के लिए, या फिर इंडिया का जितना मैच है वो पाकिस्तान से बाहर करवाओ, दुबई में करा दो, श्रीलंका में करा दो, कहीं और करा दो। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान क्या किया था जानते हो? पाकिस्तान ने अपने मैच का जो शेड्यूलिंग किया था कि कौन सी जगह में मैच होगा, उसमें मेनली उन लोगों का 3 ही स्टेडियम है, बड़ा बड़ा इंटरनेशनल इवेंट का। एक लाहौर, एक कराची और एक इस्लामाबाद, रावलपिंडी। रावलपिंडी। ठीक है, उनका 3 ही स्टेट, रावलपिंडी। लेकिन वो लोग इस बार अपने शेड्यूल लिस्ट में मुजफ्फराबाद बोल के, पीओके में एक शहर है हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड मैंने कश्मीर का ही जो हिस्सा पीओके में है, उसमें एक जगह है, उसका नाम है, डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है मुजफ्फराबाद। ठीक है, और मुजफ्फराबाद टाउन में भी एक स्टेडियम है जहां पर पाकिस्तान ऑलरेडी उनका जो लोकल, जैसे हमारे यहाँ पर आईपीएल होते हैं वैसे पाकिस्तान प्रीमियर लीग वगैरह होता है, उधर खिलाया जाता है। वो जानबूझ के मुजफ्फराबाद को, मैंने नहीं नहीं मैच के लिए सिलेक्ट किया। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच मुजफ्फराबाद में होगा। लेकिन ये बात भारत को
पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। डिस्प्यूटेड माने बेसिकली तुम हड़प के रखे हो, वो नहीं है। हम चाहते तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत खून खराबा होगा, इसलिए हम लोग चुप है। आम आदमी का जान जाएगा। और अभी फिर से एक वार सिचुएशन, जैसे ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कितना वार सिचुएशन चल रहा है। ये तो बस भारत का पेशेंस है कि हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। तो बेसिकली ये जो मुजफ्फराबाद को ये लोग घुसाया था ना लिस्ट के अंदर, इसी में भारत बौखला गया। मैं इसी दिन से, कितना दिन से मैं सोच रहा कि क्या है, इतना भारत क्यों चिढ़ के रखा है, तो मुजफ्फराबाद को क्यों घुसाया। फिर बाद में आईसीसी ने उसको कैंसिल किया और पाकिस्तानी बोला भाई इंडिया रूठ जाएगा, नहीं करते। अब भारत बोल रहे कि भाई मुजफ्फराबाद को हटाने से भी हम नहीं जाएंगे। अब क्या करना है कर, या तो टूर्नामेंट होगा या तो नहीं होगा, या तो पाकिस्तान बोलेगा हम विथड्रॉल करते हैं, तू मत खेल, खेलने का जरूरत नहीं है तेरे को, तू नहीं खेलेगा तेरा इकोनॉमी ऐसे ही डाउन जाएगा, क्योंकि तेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा क्रिकेट से आता है। हम लोग खेले ना खेले, हम लोग समझ रहे हैं। समझ रहे सर, जियो पॉलिटिक्स खतरनाक चीज है। मुझे आज ही पता चला कि ये लोग मुजफ्फराबाद को, ये बहुत खतरनाक काम किया है। अगर आज मुजफ्फराबाद में टूर्नामेंट हो जाता है ना, तो इंटरनेशनली लोगों के दिमाग में क्या छपेगा कि वो जगह पाकिस्तान का है। और क्योंकि ये ग्लोबल इवेंट है और भारत ये होने नहीं देगा। समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीजें काम करते हैं। तुम लोग बड़े हो जाओ और समझ जाओगे। तो और कितना बड़े होंगे, अरे बहुत बड़ा होना है। देख चले क्वेश्चन कर। पैन नंबर आधार नंबर से। ये वाला क्वेश्चन कर, थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन कराता हूँ, फिर प्रोविजंस पढ़ाता हूँ। Mr. Akash has undertaken certain transactions during financial year 23-24, which are listed below. You are required to identify the transactions in respect of which quoting of PAN is mandatory in the related documents. मैंने कुछ ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल रहे हैं जहां पर पैन देना, पैन कोट करना मैंडेटरी। ठीक है, तो इसके लिए आपको, एक्चुअली मैंने अभी तक पैन रिलेटेड प्रोविजन डिटेल्स में पढ़ाया नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा, और तभी जाके आप उसका जवाब प्रॉपरली दे अपने समझ पाओगे या एग्जाम में लिख पाओगे। लेकिन मैं जस्ट आपको अभी क्वेश्चन के थ्रू से चीजों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज थोड़ा बात को समझने का कोशिश करिए, फिर जाके मैं प्रोविजंस पे जाता हूँ। जैसे पॉइंट क्या क्या है, मैंने कहाँ कहाँ पैन एकदम मैंडेटरी हो जाता है, इसके कुछ एग्जांपल्स दिया। जैसे आपको एक क्वेश्चन में इधर बोला है, मिस्टर आकाश हैज अंडरटेकन दी ट्रांजैक्शंस। अब ये ट्रांजैक्शंस उसने कब किया, 23-24 में किया। और कहाँ कहाँ उसको पैन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हो जाता है, क्या क्या किया देखो। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट ऑफ क्या किया, LIC का प्रीमियम भरा, कितने का, 45,000 का, इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 बाय अकाउंट पे चेक टू LIC फॉर इंश्योरिंग लाइफ ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस, यानी खुद के लिए एंड अपने मिसेस के लिए। तो क्वेश्चन करते हैं क्या इसके लिए आपको पैन कोड करना जरूरी है। अगर आप 45,000 का प्रीमियम भरते हो LIC में अपने लिए और अपने मिसेस के लिए, तो क्या आपको पैन कोड करना जरूरी है। सर नियम 50,000 तक का है, ठीक है। Since the amount paid does not exceed 50,000 in financial year 23-24, ये एकदम बेसिक जवाब है कि 50,000 तक के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पे पैन कोड करने का जरूरत नहीं है। 50,000 क्रॉस करने से 50 से नीचे होले कोड करते হবে না, और 50 से ऊपर गेले कोड करना जरूरी है, माने पैन नंबर दिखाना जरूरी है। इवन तुम बैंक में भी 50,000 से ज्यादा अमाउंट जमा करने जाओ, ठीक है, तब आपको पैन दिखाना पड़ता है, मैंने पैन का एक एटलीस्ट जेरॉक्स कॉपी जमा करने से तब जाके तुम्हारा वो विड्रॉल अमाउंट होगा, क्योंकि बैंक को वो चीज नोट डाउन करना होता है, पैन नंबर मांगता है। कोई कोई पुराना स्टाइल का बैंक क्या करते हैं, आपसे जेरॉक्स कॉपी मांग लेता है, जो लोग फिजिकली सारा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हैं। और आजकल तो कंप्यूटराइज्ड है, पैन नंबर दोगे वो वहां से टाइप करेगा, फिर जाके वो हिट करेगा, फिर आपको अकाउंट से विड्रॉल का सिचुएशन होगा, ठीक है। मैंने एट ए टाइम 50,000 जमा करना, एट ए टाइम 50,000 उठाना, ठीक है, ये सब सिचुएशंस में भी लगता है।
तो since the amount does not exceed 50,000 in the financial year 23-24, कोटिंग ऑफ पैन मैंडेटरी नहीं हुआ, इसलिए आंसर क्या मिला? नो। ठीक है, आपको बस यही जानना है, मैंने पैन से यही चीजें समझना है कि कहाँ पैन कोट करना है और कहाँ पैन कोट नहीं करना। पैन क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, जो हर भारतीय का इनकम का डायरेक्ट डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट के पास। आप इनकम कितना करते हो कितना नहीं करते हो, ये सारा चीज पैन से गवर्नमेंट कनेक्ट कर सकते, समझ रहे हो सर? इसलिए तुम कोई भी अकाउंट, बैंक अकाउंट या फाइनेंशियल मैटर खोलने जाओ, बैंक अकाउंट खोलने जाओ, सारी जगह में पैन होते हैं। हाँ, किसी ने पैन बनाया पर किसी जगह में अभी तक बैंक अकाउंट नहीं खोला, या फिर किसी भी जगह में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करता है, इंश्योरेंस भी नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, तब गवर्नमेंट को पता लगाना मुश्किल है। तब गवर्नमेंट के खाता में वो पैन नंबर वाले व्यक्ति जीरो इनकम समथिंग दिखेगा, और मैंने बेसिकली अनरजिस्टर्ड दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन था एक, देखो, पेमेंट ऑफ 1 लाख टू ए 5 स्टार होटल फॉर स्टे फॉर 5 डेज विद फैमिली, आउट ऑफ 60,000 वाज पेड इन कैश। 1 लाख में से 60,000 कैश में पे किए और 5 दिन के स्टे में था आपने, तो क्या इसमें पैन कोड करना जरूरी है? क्योंकि सर देखो यहाँ पर भी खेल खेल दिया आपके साथ। 1 लाख का पेमेंट है, 60,000 तो कैश में किया, ठीक है, और बाकी 40,000 का पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हो, तो क्या पैन कोड करना है? करना है, सिंस द अमाउंट पेड इन कैश एक्सीड्स 50,000। हो रहा है क्या? हाँ, 60,000 कैश में कर रहा है, तो अगर 60,000 से ज्यादा अमाउंट आप कैश में करने जा रहे हो तो यहाँ पर भी पैन कोड करना जरूरी। मैंने बेसिकली जैसे ही कैश ट्रांजैक्शन 50 का पार करने जा रहा है, हर केस में मैंडेटरी बन रहा है। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ 1 लाख टू ए 5 स्टार होटल फॉर स्टे ऑफ 5 डेज, ये सब मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है 60,000 जा रहा है, मैंने ग्रेटर देन 50,000 हो रहा है, इसीलिए पैन कोड करना मैंडेटरी। उसके बाद चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेमेंट ऑफ 80,000 बाई ईसीएस। ईसीएस का मतलब क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। कैसे काम करते हैं जानते हो? ईसीएस कैसे काम करता है? ओए, ईसीएस कैसे काम करता है? एनी आइडिया? आप लोगों के घर पे कोई ईसीएस कॉन्सेप्ट चलता है? किसी का भी नहीं चलता। आप लोग कभी बैंक से कोई लोन लिए हो? ईएमआई? पापा का घर पे कोई लिया है क्या? लिया है? ईएमआई में कोई चीज खरीदा जाता है तो एवरी महीना घर अकाउंट से पैसा नहीं काटता, उसी को ईसीएस बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखना, आप किसी जगह में कुछ खरीदते हो, बैंक आपको बोलता है, तो मैंने दुकानदार आपको बोलता है सर ईएमआई कर लीजिए, ठीक है, तो वो तो ईएमआई मैंने क्या हो गया? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ईसीएस क्या हो जाता है? जब वो अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक उस पर्टिकुलर डेट में कट होता है, इस घटना को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप अकाउंट नंबर दे दोगे और आपको पूछेगा कि सर बताइए किस डेट पे डेबिट करें। ठीक है, 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, नॉर्मली ऐसे बोलते हैं। ठीक है, या तो 5 बोलेगा, या तो 11 बोलेगा, या तो 15 बोलेगा, ऐसा कुछ। हाँ, সব কিছুতে যাই করিস না কেন, মানে তুই যখনই তোর অটো ডেবিট হবে কোনো কিছু থেকে, इवन एसआईपी वगैरह करते हो? एसआईपी करते हो आप लोग म्यूचुअल फंड में? अगर कभी भी करने जाओगे ना एसआईपी, आप लोग चालू करो यार, ये सब थोड़ा थोड़ा करके 500-100 टका का ही कर लो करो, ठीक है, अच्छा चीज है, हैबिट बनो। पता नहीं है? अच्छा, एक काम करना, तुम लोग एक कैसे पता करना है उसके लिए तुम लोग मेरे से एक काम कर सकते हो, मेरे से ना म्यूचुअल फंड्स का फंड का आइडिया ले सकते हो। जैसे तुम लोग के सिलेबस में, सीएस वाले स्टूडेंट के सिलेबस में है, ठीक है, तो आप लोग मेरे से ना म्यूचुअल फंड्स का डिटेल्स भी पता कर लोगे, उसमें बेसिकली आपको व्हाट इज म्यूचुअल फंड एटसेट्रा एटसेट्रा सीएस को पढ़ना पड़ता है। और आप, मैं ना उस कोर्स के अंदर ना म्यूचुअल फंड आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी बता के रखा है। ठीक है, तो आप लोग मेरे से वो वाला क्लास का प्लेलिस्ट कलेक्ट कर लेना, उसमें मैंने सीधा पूरा हाउ टू बिकम ए करोड़पति, ये पूरा सिस्टम बोल के रखा है। नहीं सर? हाँ, किया है सर, एसआईपी करते हो? विद्रोह क्यों कर दिया? रखना पड़ता है, डर लग गया और लाल हो गया था इसलिए। हाँ ठीक है, अभी मार्केट खराब है, चलने दे।
अगर एक साल भी लाल दिखे तो लाल से डरना नहीं है, लाल से डरना नहीं, फिर से ठीक हो जाए। हाँ, नहीं मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ सर, मैं एनालिसिस करके बोलता हूँ। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अगर लॉस हो गया है, अगर आप देखो स्टॉक लॉस हुआ है वो अलग चीज है, वो गलत टाइम पे खरीदेगा लॉस होगा वो अलग चीज है। लेकिन एसआईपी वगैरह में आपका इतना लॉस, एसआईपी में 60,000 लॉस है, वही मैं बोल रहा हूँ, एसआईपी में कैसे हो सकता है? ओ तुम एसआईपी डर के मारे निकाल लिए। स्टॉक में लॉस बंदा गलत एनालिसिस के कारण होते हैं, गलत टाइम पे एंट्री करेगा तो स्टॉक में लॉस खाएगा। ठीक है, वो सही नॉलेज के साथ, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ा लिखा करो तब एंट्री करो। देखा आज का एनालिसिस देखना तुम लोग, मैं सुबह ही मार्केट का एनालिसिस ग्रुप में मेरे स्टेटस देता हूँ मैं नॉर्मली डेली बेसिस में, जो लोग मेरे क्लास में भी नहीं पढ़ते उनको भी पता चलता है। मैं बोला था मार्केट 23,800 जाएगा, चेक करो मार्केट 23,800 चला गया आज। मार्केट 23,450 में था, कल क्लोज हुआ था। 450 से 800 मैंने 350 पॉइंट का मूव दे चुका है। ठीक है, इसको शेयर करके हाँ करो, करो, क्या दिक्कत है, काफी लोग कर रहे हैं। करो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। कितना लोग है बोलता ही नहीं है, करता रहता है। यूट्यूब में जितना लोग सुनता है, मैं आई एम 100% श्योर, और लोकल लोग काफी सारे जुड़े हुए यूट्यूब में, मैंने जो आसपास के ही हैं। ठीक है, तो कोई कोई लोग ना मेरे को फोन करता है, और मेरे को ना उनका बात सुन के समझ में आ जाता है कि ये बंदा मेरे को फॉलो करता है। ठीक है, तो बेसिकली वो देखते हैं कि बंदा तो देख ही रखा है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, सामने बैठ के प्रॉपर गाइडेंस में बिना अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे ना, तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं मिलेगा। मेरा जो स्टूडेंट लोग मार्केट में बॉस बन गया है ना, वो इसलिए बॉस बना है क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस में दिया। ठीक है, इसलिए आज वो सिर्फ कमा ही नहीं रहा है, मैंने इतना कॉन्फिडेंट है कि आज मैंने 1-1.5 साल के अंदर मैंने इतना हाई सैलरी पोजिशन में पहुंच गया है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर उनका तुम बीकॉम या कॉलेज बैकग्राउंड देखोगे ना, तुम बोलोगे कि ये बंदा जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने लोग सीए पे पास करके भी, सीए पास करके भी कभी कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते। ये लोग बीकॉम फेल करते करते पास किया है, फिर भी जिस तरह का कॉन्फिडेंस लगाते हैं। सीरियसली मैं ऐसे बहुत स्टूडेंट को देखा जिनको देख के लगता है कि ये बंदा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, उनका रिजल्ट देखेगा ना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज घर पे अपने घर पे डेली बेसिस में मैंने एवरी मंथ कम से कम 40-50 हजार आराम से घुसाता है। एंड ग्रोइंग, कमेगा नहीं इनका कभी, कभी कमेगा नहीं। मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, अगर मेरा बात सुनता है ये लोग और फॉलो करता है, ये लोग एक जिंदगी में मेरे ओनली बीकॉम डिग्री लेके 1 लाख 1.5 लाख मंथली आराम से कमाएगा। उसके लिए डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और भरोसा होना चाहिए। सीएसईएमए का बात तो अलग ही हो जाएगा। कमाओ सर कमाओ। मुझे पता है, मेरा एनालिसिस देख के बहुत लोग काम करें यार, खुद भी कमाए, सबको कमाने की हेल्प करें। नहीं नहीं, म्यूचुअल फंड्स में लॉस का जो भी है वो रिकवर। तुम लोग एटलीस्ट एक चीज करो, तुम लोग फंड का आइडिया लो कि कितना तरह का फंड होता है, उसका आइडिया ले लो कि जैसे इक्विटी फंड क्या सर होता है, मैं भी तो बैलेंस। लॉस में ही चल रहा हूँ, आपको बोला मैं, लेकिन तो आगे हाँ ठीक हो ही जाएगा। हाँ हाँ, तो हो ठीक हो जाएगा, ही जाता है आगे। हो जाएगा आराम से, ठीक हो जाएगा, सारा ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा इंडियन मार्केट में करेक्शन चलेगा, ये रीजंस है, ग्लोबल रीजन है, इंडियन रीजन है, ओवरऑल ग्रोथ है। इट्स नॉट अबाउट ऑप्टिमिज्म, इट्स अबाउट इंडिया। आई नो माई कंट्री। तुम जितना अपनी कंट्री के बारे में नेगेटिव सोच सकते हो सोच लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि अगर बैल गाड़ी भी इसके सामने, मैंने तुम्हारे अगर सामने अगर बैल लगा दो ना, ये फिर भी ग्रोथ करेगा। मैंने घोड़ा लगाने का भी जरूरत नहीं। बैल समझते हो ना, जो स्लो चलता है काफी, देखे हो कभी बैलगाड़ी? हाँ, देखे हो ना। ठीक है, फिर भी अगर वो बैल भी चलाए ना भारत को, फिर भी भारत ग्रोथ करेगा। ऑडी मर्सिडीज भी चलाने का जरूरत नहीं। कभी कभी स्लो होगा लेकिन ग्रोथ तो तय है। अच्छा देख, ठीक है, मुझे याद दिलाना, मैं दे दूंगा। फंड को समझ लेना, कितना फंड होता है और उस फंड के में किस में पैसा लगाना सही है।
बाकी हर कंपनी कुछ ना कुछ फंड मार्केट में लाता रहता है। उसका मेन थीम होता है इक्विटी फंड, जो सबसे रिस्की होता है, हाई रिटर्न देते हैं, और एक होता है इक्विटी डेब्ट फंड। ठीक है, तो मैं उधर में पूरा चेक करना सिखाता हूँ। हाँ, अगर आप लोग आगे आगे स्टॉक मार्केट थोड़ा सीख लेते हो तो आपका अलग लेवल का हो जाएगा थोड़ा एनालिसिस। लेकिन अगर सिर्फ फंड चूज करो एसआईपी करने के लिए, तो कम से कम इक्विटी डेब्ट का फर्क समझ जाओ, और इक्विटी डेब्ट को चेक कैसे करना है इतना समझ जाओ, और म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस चेक कैसे करना है उतना समझ जाओ। उसके बाद आप समय समय के साथ साथ, जैसे अब लो है ना, अभी इन्वेस्ट करना सही टाइम। अभी जो लाल लाल सिचुएशंस है ना, ये लाल सिचुएशंस ही होता है पैसा लगाने का, जिसमें नॉर्मली लोग घुसने के लिए डरता है। कि जब पूरा मार्केट लाल है, म्यूचुअल फंड लाल है, एसआईपी लाल है, और एसआईपी बढ़ा। अगर इस दिसंबर तक मार्केट करेक्शन होगा, जो इस दिसंबर से लेके नेक्स्ट ईयर मार्केट में हल्का हल्का ग्रोथ रहेगा, 2025 के एंड पे या 26 के शुरुआत में आप देख लेना, जो लोग अभी इन्वेस्ट करेगा उनका रिटर्न स्काई रॉकेटिंग। 25 में ग्रोथ होगा, मॉडरेट होगा, 26 जब जाएगा स्काई रॉकेटिंग होने वाला। और ये जो करेक्शन, अगर थोड़ा और करेक्शन हो जाए, मैंने थोड़ा और लाल हो जाए तो और मजा। मैंने अभी 23,500 में निफ्टी है, अगर ये गिर के 22 में आ जाए तो और मजा, लेकिन आई डोंट थिंक 22 में आएगा। मार्केट 2026 पार करते करते 30,000 तक भी निफ्टी जा सकता है। बस अभी ट्रम्प चाचू पे थोड़ा सा मेरा नजर है कि चाचू क्या करते हैं। ट्रम्प अंकल के हाथ में बहुत कुछ है। देखो, पेमेंट ऑफ 80,000 बाय ईसीएस थ्रू बैंक अकाउंट फॉर एक्वायरिंग द डिबेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड। ये देखा, सारी बात में शेयर डिबेंचर के बिना बात ही नहीं होता, क्या करें। हाँ, डिबेंचर माने 80,000 बाय ईसीएस थ्रू बैंक अकाउंट फॉर एक्वायरिंग द डिबेंचर्स ऑफ ए लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी। बट एक चीज में ध्यान दो सर, कि ये ईसीएस किया है, ठीक है, और इसमें भी 50,000 के ऊपर का है। Since the amount paid for acquiring debenture exceeds 50,000, mode of payment is not relevant in this case. मैंने नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि कैश 50,000 से ज्यादा हो तो पैन मस्ट है, लेकिन कहना का मतलब है कि अगर 50,000 के ऊपर का अमाउंट है तो फिर कैश हो या फिर ऑनलाइन, उसमें पैन कोड करना जरूरी है। अब नॉर्मली अगर ईसीएस हो रहा है ना, तो उसमें अलग से आपसे पैन नहीं मांगता, क्योंकि वो ऑलरेडी पैन ले लेता है। कैश के टाइम पे आपसे अलग से पैन मांगा जाएगा, लेकिन ईसीएस हो रहा है माने एवरीथिंग इज थ्रू बैंक, और बैंक बिना पैन का काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, इधर एक प्रॉब्लम हो गया। पेमेंट ऑफ 95,000 बाय अकाउंट पे चेक टू थॉमस कुक फॉर ट्रैवल टू दुबई फॉर 3 days टू विजिट रिलेटिव्स। थॉमस कुक एक बहुत फेमस ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है, इंडिया का काफी पुराना ट्रैवल एजेंसी है। तो थॉमस कुक से आप चिंता ना करो, थॉमस कुक का शेयर है, लेकिन इट्स अ वेरी पॉपुलर। जैसे आजकल एमएमटी है ना, मेक माई ट्रिप, है ना, ठीक है, वैसे ही थॉमस कुक बहुत पुराना ट्रैवल एजेंसी। तो 95,000 अकाउंट पे ही चेक में थॉमस कुक को दे रहे हो फॉर 3 days टू विजिट रिलेटिव्स। क्या इस केस में जरूरी है? Since the amount was paid by account pay check, coding of PAN is not mandatory even though the payment exceeds 50,000. अब क्योंकि आपका जो पेमेंट है अकाउंट पे चेक से हो रहा है, इसलिए बोला जा रहा है कि इसमें पैन कोड करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज होगा तो बैंक के थ्रू से ही। अब आप बोलोगे सर तो ईसीएस के केस में क्यों कर रहा? क्योंकि ईसीएस के केस में जब ईसीएस चालू हो रहा था उस टाइम के लिए बात कर रहा है। इस केस में तो ऑलरेडी आप अकाउंट पे ही से कर रहे हो। अकाउंट पे चेक क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट में जो चेक होता है, इसके लिए आपको कौन सा टॉपिक में पढ़ा जाता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। आपका जो चेक होता है, चेक के साइड में ऐसे दो क्रॉस मारना पड़ता है, और उसके बीच में अकाउंट पे ही लिखना पड़ता है। आई थिंक सीएस स्टूडेंट्स लोग, आप लोग जो हो, उन लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाता हो ना लोगों, पढ़े थे ना थोड़ा सा। अकाउंट पे ही चेक क्या होता है या फिर चेक कितना तरह का होता है वहां पर समझा जाता है, डोंट वरी। इसमें जो कॉन्सेप्ट है अकाउंट पे चेक का मतलब होता है कि ये अकाउंट अगर चेक में कि किसके फेवर में चेक बन रहा है, और अगर चेक में अकाउंट पे ही वर्ड लिख दिया जाता है तो वो उसी के अकाउंट में जाएगा जिसके नाम पे अकाउंट मैंने चेक जा रहा है, ये किसी और के अकाउंट में नहीं जा सकता। मैंने बीआरएल चेक अगर कैसे होते हैं कि वो चेक किसी को भी जा सकता है,
वो नॉर्मली साइन करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर उसमें अकाउंट पे लिख दिया गया और अकाउंट नंबर मेंशन कर दिया गया तो फिर वो किसी और के अकाउंट में नहीं जाएगा, एकदम सीधा एक बैंक से दूसरे बैंक में नहीं जाएगा। तो ये सब केसेस ऑलरेडी सिक्योर सिचुएशंस में है, आपको अलग से पैन कोड करने का जरूरत, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अप्लाई टू एसबीआई फॉर इश्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट कार्ड के लिए इशू कर रहे हो तो क्या आपको पैन इशू करने का जरूरत है? द आंसर इज यस। Putting of PAN is mandatory on making an application to a banking company to issue a credit card. इसके लिए आप जब क्रेडिट कार्ड का कभी फॉर्म भरोगे ना, क्रेडिट कार्ड के लिए फॉर्म भरना पड़ता है ना कि आई नीड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी करते हो फॉर्म भरना पड़ता है, तो उस फॉर्म में आपको पैन कोड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट सिचुएशंस के साथ थोड़ा सा कनेक्शन मिला कि सर कैसे क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन क्या इस बात इतना करने से काफी है? नहीं सर, ये तो जस्ट एक आइडिया मिला, लेकिन ये काफी नहीं। इसको कॉन्फिडेंटली ठीक करने के लिए आपको ना थोड़ा थॉरो स्टडी का जरूरत है। ठीक है, थॉरो स्टडी कुछ इस तरह का, मैं आपको बता देता हूँ क्या है ना, आप लोगों को तो बोलने से भी नहीं करते, मैं जितना करूंगा उतना करके रख दिया, बाकी और घर पे नहीं देख। ये था ना पैन 139A। अब आइडिया तो मिल गया ना कि पैन से होता क्या है। अब यहाँ पर 139A सबसेक्शन 1 में बोलता है रिक्वायर्स द फॉलोइंग पर्सन मेंशन्ड इन कॉलम 2 who have not been allotted a PAN to apply to the assessing officer within the specified in column 3 of the allotment of PAN. Persons required to apply for PAN. Time limit for making such applications, मैंने PAN के applications का क्या लिमिट है? कहता है कि किसको PAN का जरूरत है, ये पहला बात है। पहले तो PAN किसके लिए मैंडेटरी है कि PAN होना जरूरी कब होता है? एवरी पर्सन if his total income or total income of any other person in respect of which he is assessable, assessable माने जिसका इनकम टैक्स कैलकुलेशंस के अंदर आते हैं असेसिंग ऑफिसर के पास। हु इज द असेसिंग ऑफिसर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑफिसर बैठे हैं वो, उनका बात कर। एवरी पर्सन इफ हीज टोटल इनकम और द टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही इज असेसेबल अंडर द एक्ट, यानी किसी और की इनकम के कारण भी अगर आप हो, जैसे एग्जांपल के रूप में आपका बच्चे का इनकम, माइनर का इनकम, ठीक है, बच्चा माने माइनर, ठीक है, माइनर का इनकम अच्छा होगा लेकिन माइनर टैक्स फाइल नहीं करता, तो अगर माइनर टैक्स फाइल नहीं करता तो माइनर का माँ बाप को ही देखा जाएगा। तो यही बात है, इसका मतलब है कि एवरी पर्सन ही इज टोटल इनकम और द टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ही इज असेसेबल। यहाँ पर ही और सी लॉ में आप लोग जेंडर वाइज मत ले, ठीक है, ये लॉ में लिखा जाता है। मैंने रिसेंटली एक टॉपिक स्टार्ट किया सीएस के क्लास में, वो मंडे वाला जो क्लास स्पेसिफिकली होता है जूरिस्प्रूडेंस में, उसमें मैंने लास्ट दिन, आप लोग आए नहीं थे, ठीक है, उसमें मैंने स्टार्ट किया, उसका नाम है जनरल क्लॉजेस एक्ट। ये टॉपिक सीए वाले लोगों का भी है, लेकिन मैं वो क्लास थोड़ा क्लैश कर रहा है मैम के टाइम के साथ। कोई बात नहीं, वो लॉ आप लोगों को मैं थोड़ा धीरे धीरे ना देता रहूंगा, आप लोग प्लीज उसको देखते रहो घर पे, ठीक है। मेरे पास और कोई टाइम नहीं हो रहा था इसलिए मैं बाध्य होकर स्टार्ट किया, लेकिन ये सीए लोगों का भी है, प्लीज आप लोग वो क्लास मेरे से ले लो। एक ही क्लास किया इसमें मैंने, प्लीज ले लो, वो आप लोग का अदर लॉ के अंदर आता है, ठीक है, जनरल क्लॉजेस एक्ट। मैंने लॉ को पढ़ना कैसे है वो चीज बोला गया, हाउ टू रीड लॉ। सीएस को तो जानना ही है, सीए को भी सीखना पड़ता है, ठीक है। वहां पर बोला जाता है कि ही और सी, नॉर्मली लॉ सी वर्ड यूज नहीं करता है, लॉ का जेंडर मेल है। मे और शैल कई जगह में इंटरचेंजेबल यूज होता है, या तो मे यूज होगा या तो शैल यूज होगा, तो कब शैल को पढ़ना है कब मे को पढ़ना है, ये सब चीजें वहां पर पढ़ा जा रहा है, ठीक है। सो प्लीज एक बार वो सुन लेना, कान में दिमाग में घुस जाए। बाकी आप लोग लॉ ऐसे ही पढ़ते रहते हो,
लेकिन वहां पर बोला गया है कि लॉ पढ़ने के टाइम पे कुछ बातों को कैसे इंटरप्रेट करना है, इसलिए बोला जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। नहीं तो बोलेगा सर ही बोला है, सी तो नहीं बोला। मैं सर, मेरा बचपन गांव में गुजरा है, तो हम लोग ना लेडीज और जेंट्स समझते थे टॉयलेट में। ठीक है, तो जब शहर में आया तो स्पेशली शॉपिंग मॉल में ही सी लिखा रहता था। ठीक है, अब मुझे ना बचपन में ही क्या होता है, सी क्या होता है, हम तो लेडीज और जेंट्स ही पढ़ के बड़े हुए हैं टॉयलेट में। ठीक है, ही सी, फिर इंग्लिश, फिर मेरे को ना इंग्लिश याद करना चाहिए, ही मतलब लड़का, सी मतलब लड़की। अच्छा, अब तुम कभी नहीं देखे हो अपने आंखों में, और तुमको अचानक से अगर ही सी दिखता है, मैं एकदम जेन्युइन बोल रहा हूँ जो फील किया था मैं। ठीक है, ही सी, अच्छा इसलिए बोल। लेकिन मान ली नॉर्मली आंखों में प्रैक्टिस ही नहीं है, बचपन से जेंट्स और लेडीज देख देख के बड़े हुए हैं। अब शॉपिंग मॉल वाले थोड़े एक्स्ट्रा एडवांस लोग हैं सब। ठीक है, मतलब तुमको इंग्लिश आता है तभी टॉयलेट कर पाओगे, नहीं तो नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि गांव का लोगों का क्या हालत होगा, जो लोग उतना पढ़ा लिखा नहीं है और कभी बच्चा के साथ मानो मॉल घूमने आ गए। ठीक है, मतलब तो अभी बैठेगा भी, ग्रामर पढ़े क्या है, ग्रामर क्या है, कि ग्रामर में ही क्या होता है, सी क्या होता है, तो वो फंस जाएगा। और लेडीज जेंट्स क्या है ना, वो सुन सुन के बड़ा हुआ है। बस में यूज होता है लेडीज जेंट्स, जेंट्स सीट है ना, वो लड़का सीट लड़की सीट नहीं बोलते हैं, वो लेडीज जेंट्स नॉर्मल बस में नॉर्मल है, उसको पता भी नहीं है कि लेडीज जेंट्स भी इंग्लिश ही है, लेकिन उसको लगता है वो नॉर्मल भाषा है। अब ही सी तो यूज होता नहीं है कि ही का सीट, सी का सीट। हमारे देश में ऐसे लोग अभी भी बहुत है सर। अभी तो उसी कैटेगरी में पढ़ता तो अच्छा हो, मूर्ख रहता अच्छा होता, ज्यादा जान के क्या करें, बेकार माथा खराब। चलो आप लोग पागल मत हो जाओ, छोड़ो। मेरा माथा दर्द कम हुआ इसलिए ज्यादा बोल रहा हूँ। कुछ देर पहले तो क्लास स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, इतना माथा दर्द हो रहा था। क्रोसिन खाया ना सर, दिमाग चल रहा है। चलो, अब कुछ देर पहले क्लास खत्म होगा, क्रोसिन का डोज भी खत्म हो जाएगा, फिर चालू हो जाएगा, फिर घर जाके चाय पीना है। अच्छा, every person if his total income or the total income of any other person in respect of which he is accessible, तो यहाँ समझ गए कि इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर कौन हो गया। ठीक है, मानो किसी का बच्चा हाईली टैलेंटेड है, एकदम सीधा इंडियन आइडल में पहुंच गया 5 साल की उम्र में। एक बच्चा काफी वायरल हो रहा है, एक लड़का और एक लड़की, उसमें लड़का वाला जो है उसका थोड़ा सा ऐसे घुंघरेला बाल टाइप का है, मैंने थोड़ा कैसे बोलेंगे, करली करली ईयर है। हाँ, छोटा बच्चा है, कैसा इतना सा, उसका गाना बहुत वायरल हो रहा है, मैं देख रहा था यूट्यूब में, काफी चल रहा है। अब वो बच्चा कितना कमा रहा होगा परसों से। ठीक है, अब उसका तो इनकम टैक्स फाइलिंग नहीं होता है ना, तो उसका माँ बाप भी उसका गार्जियन है, तो गार्जियन फाइल करेगा। ठीक है, तो तब गार्जियन एसेसेबल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि गार्जियन को उतना इनकम है नहीं, तो बच्चे की इनकम के कारण माँ बाप का इनकम टैक्स जरूरी होता है, तो माँ बाप का भी पैन चाहिए, बच्चे का भी पैन चाहिए। द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, तो कब तक नहीं कर सकते, नॉर्मली 2.5 लाख और 3 लाख। अगर आपका इनकम 2,50,000 क्रॉस नहीं करता या 3 लाख क्रॉस नहीं करता, तो आपको पैन का जरूरत नहीं है, अदरवाइज पैन जरूरत है। टाइम लिमिट फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन ऑन और बिफोर 31st May ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच सच इनकम इज असेसेबल। आपको जैसे ही लगेगा कि आपका इनकम बेसिक लिमिट क्रॉस कर रहा है, 31st May के अंदर, ऑन और बिफोर ऑफ द असेसमेंट ईयर, मतलब जिस असेसमेंट ईयर में आपका कैलकुलेशन हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 23-24 इज द प्रीवियस ईयर एंड 24-25 इज द असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो आपने इनकम किया 23-24 में, अब 24-25 आ गया ना कैलकुलेशन ईयर, अब 24-25 के 31st May के अंदर आपको एप्लीकेशन डाल देना चाहिए कि मेरा पैन दो। ठीक है, नहीं तो सरकार को पता चलेगा ना कि आपका इनकम हो रहा है और आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, आप पैन एप्लीकेशन नहीं डाले, सरकार चिट्ठी भेज देगा, लेटर भेजेगा पैन एप्लीकेशन के लिए कि पैन बनाओ। इसलिए आजकल एक मार्केट में एक चीजें हो गया कि इनकम वगैरह जब भी होगा ना, फॉर एग्जाम्पल उसका क्या करेगा ना, सिंपल उसका बच्चे का पेमेंट रुकवा देगा।
अब सरकार चिट्ठी भेजने से पहले अच्छा है कि बच्चे का पेमेंट ही रुका दो। बच्चे का पेमेंट इतना अच्छा ज्यादा हो रहा है, पर 100 का बच्चा 1 लाख टका क्लेम कर रहा है, तो अभी ठंड का टाइम है, अभी इस साल इसी ठंड में ही कम से कम 10 100 कर लेगा, तो 10 लाख तो आराम से कमा लेगा। ये सर ना। तो पेमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करने जाएगा ना सरकार को, उसको टीडीएस भी जमा कराना है, ठीक है। तो सिंपल बात है कि बंदा ये जो पेमेंट करेगा वो नहीं कर पाएगा पेमेंट, क्योंकि इसके पास पैन नहीं है, और बिना पैन का सारा खेल रुक जाएगा। अब सिंपल बात है, माँ बाप को बोलेगा जाइए पैन बनाइए फिर आइए। समझ रहे सरकार कितना जोर का सोचता है, एकदम जड़ पे ही तुमको सोचने में बाध्य करेगा, आगे का चिंता ही करने नहीं देगा। Every person carrying on any business or profession जिसका total sales turnover gross receipts are likely to exceed 5 लाख in any previous years before the end of that financial years. Before the end of that financial year 5 लाख अगर क्रॉस करता है, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन संभालते हो, अगर आपका सेल्स है, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट। नॉर्मली जो बिजनेस करते हैं उनका सेल्स या टर्नओवर होते हैं, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका ग्रॉस रिसीप्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर वो 5 लाख क्रॉस कर जाए तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अप्लाई कर दो, पता चल जाता है रे भाई, है ना। आपको नहीं पता होता आपका कितना इनकम होता है, सबको पता होता है भाई, किसी चीज के बारे में पता होना हो, कमा कितना रहे सबको पता है। हाँ सर, आप लोग अभी स्टूडेंट, ऐसा मुंह मत बताओ। अब तुम चालू करोगे ना वो मेरा एडवाइस। सुनो सुनो, ऐसे अनऑर्गेनाइज तरीके से तो कर ही सकते हो, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से मत करना, बाद में मानो उसका पैसा लूट गया, फिर बोलेगा पोते लोंग के कारण मेरा पैसा लूटा, फिर वो सेबी में जाके कंप्लेन करेगा। ये मेरा एडवाइजर था, ठीक है। उसके लिए ना एक्चुअली आप दे सकते हो एडवाइस, इसके लिए थोड़ा एग्जाम पास करना पड़ता है रिसर्च एनालिस्ट का, ठीक है, या इक्विटी एडवाइजर का। पास कर जाओ, फिर दो, लॉस खाने से भी सेबी कुछ नहीं बोलेगा। एवरी पर्सन अनऑर्गेनाइज तरीके से तो कर ही सकते हो। Every person being resident other than an individual which enters into a financial transactions of an amount aggregating to rupees 2,50,000 or more in a financial year. Every person being resident other than an individual, individual को छोड़ के, which enters into a financial transactions, कितना अमाउंट 2.5 लाख से 2,50,000 से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 31 मई ऑफ द इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर से पहले उसको करना है, मैंने जैसे पहले वाला केस में था सेम टू सेम। लेकिन अगर एक ट्रांजैक्शन का अमाउंट ओवरऑल एक साल में 2,50,000 क्रॉस करता है तो उसे भी पैन के लिए अप्लाई करना है। एंड एवरी पर्सन हु इज मैनेजिंग डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, principal officer, office bearer, or of any person referred to in 1, 2, 3 above, or any person competent to act on behalf of such persons referred to in 3, ठीक है। माने 3 नंबर बंदा जो है उसके बिहाफ में कोई आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, उसका एजेंट आ रहा है तो भी, ठीक है। या फिर कर्ता कौन होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो हेड होते हैं, माने हेड ऑफ द फैमिली को संस्कृताइज्ड वे में ही यूज किया जाता है, दे यूज दिस लैंग्वेज कर्ता, ठीक है। ऑथर, ऑथर माने जो बुक्स लिखते हैं, फाउंडर माने किसी बिजनेस का फाउंडर या समथिंग लाइक दैट, डायरेक्टर बिजनेस के होते हैं, पार्टनर पार्टनरशिप फार्म के होते हैं, ट्रस्टी किसी ट्रस्ट का होता है, ठीक है, सीईओ कंपनी का होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सभी को करना है। ऑनर, इसमें तो कुछ लिमिट भी नहीं दिया, इसमें तो कोई लिमिट भी नहीं दिया। ऑनर बिफोर 31 मई ऑफ द इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर इन विच द पर्सन रेफर्ड टू इन, ठीक है, मैंने इन दिस केस एंड एंटर्स इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन केस ऑफ 3। मैंने अगर इन 3 या 4 नंबर पॉइंट में कोई भी पोस्ट ले रहे हो या कोई भी सिचुएशंस पे ट्रांजैक्शंस पे आ रहे हो, ये पोस्ट करने हुए मैंने ऑन और बिफोर 31 मई ऑफ द इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, मैंने जिस फाइनेंशियल ईयर में आपको इसमें से कोई भी पोस्ट मिलता है या फिर इसमें से कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपका होता है, तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट जो अपकमिंग आ रहा है उसके 31 मई के अंदर। अरे सिंपल बात है, 23-24 में अगर ये सब क्वेश्चंस मिल रहा है तो 24-25 के 31 मई तक कर लेना चाहिए। क्या पैन के लिए एप्लीकेशन, ठीक है। बात माथा में जा रहे हैं ना। हाँ, 4 কোনো লিমিট নেই, 4 বসে পজিশন গুলোই कंपनी डायरेक्टर माने একটা কোম্পানি, একটা कंपनी, एक कंपनी का तो आराम से नॉर्मली देखो कोई बिजनेस अभी स्टार्ट हो रहा है
तो मिनिमम देखो 5-10 लाख का कैपिटल के बिना कंपनी कहाँ से स्टार्ट होगा, मिनिमम बोल रहा हूँ। ऐसे तो कंपनी तभी लोग बनाते हैं जब उसका कम से कम करोड़ों का ट्रांजेक्शन है। 5-10 लाख में कोई कंपनी नहीं बनाता। जब करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता है तब वो अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड एटसेट्रा में डालते हैं, क्योंकि कुछ लीगल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि अगर आपका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होगा तो आपके साथ गवर्नमेंट काम नहीं करेगा एटसेट्रा, समझे। तो उसके तो अमाउंट भी नहीं चाहिए अपडेट। Further, every person who has not been allotted a PAN and intends to enter into such transactions as prescribed by CBDT. Who is CBDT? Central Board of Direct Tax, माने इनकम टैक्स। एंड सीबीआईसी क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सीबीडीटी एंड सीबीआईसी दो डिपार्टमेंट है। जीएसटी डिपार्टमेंट का जो नाम है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और सीबीडीटी माने इनकम टैक्स। Every person who has been allotted a PAN and intends to enter into such transaction as prescribed by CBDT is also required to apply for PAN to the assessing officer according to rule 114BA has been inserted in the prospect। देखो क्या बोला है, जो ऊपर बोला है उसके साथ साथ और भी कुछ जोड़ा है कि असेसिंग ऑफिसर को पैन देना है एज पर 114BA। ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। एवरी पर्सन, सेक्शन याद रखिएगा, every person who intends to deposit cash in his or his one or more accounts within a banking company। banking company माने बैंक। अच्छा, बैंक नॉर्मली कंपनी भी हो सकता है, कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है। If the cash deposit or the aggregate amount of cash deposit in such accounts during a financial year is 20 लाख, और अगर आप बैंक अकाउंट में एक साल में 20 लाख से ऊपर का जमा करते हो तो पैन आपके पास होना चाहिए, आपको पैन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, मानो आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है। रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव के साथ ऐसा हुआ था, गांव में जमीन बिका है, ठीक है, तो जमीन बेच के कैश में रिसीव किया, अब आके वो उस पैसे को ना बेसिकली बैंक में ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है। तो क्योंकि जिसके नाम पे पैसा मिला उनके नाम पे कोई पैन नंबर नहीं, तो बैंक अकाउंट था, बैंक अकाउंट नहीं, शायद बैंक अकाउंट भी नहीं था, किसी और के अकाउंट में जमा कर दिया। तो जब पूछ रहे हैं कि किसका पैसा है तो बोलते हैं कि मिसेस का पैसा। तो बोले मिसेस का पैसा है तो मिसेस के अकाउंट में डालो, लेकिन मिसेस का अकाउंट नहीं है, तो बैंक ने पूरा पैसा ब्लॉक कर दिया था। फिर ब्लॉक करने, नॉर्मली एग्रीकल्चरल लैंड बिके पैसा आया था, लेकिन ये लोग प्रूफ नहीं दे पा रहा था कि कहाँ से क्या हुआ था, क्योंकि ये भाई लोग गाँव में बेचा था और बहन को कोलकाता में दिया था, लेकिन ये लोग कोई प्रॉपर प्रूफ के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर बैंक बोला ठीक है 25 लाख दे रहे हो आप, तो हम टैक्स काट के बाकी पैसा वापस करेंगे। एलटीसीजी में लग गया, एग्रीकल्चरल लैंड था लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। 25 लाख पे 20% टैक्स देगा, बाकी पैसा घर लेके गया। और ये लोग दे दिया इसलिए, ऐसे ही तो 25 लाख बैठे बैठे मिल रहा है, और क्या। मैंने एक्चुअली मिलने का कोई उम्मीद नहीं था, ये लोग सोचा भी नहीं था कि भाई लोग इसको देगा। एक्चुअली पापा के नाम पे जॉइंट प्रॉपर्टी था, पुराना प्रॉपर्टी है, बहुत साल बाद शादी होके 40 साल हो गया, ठीक है, माने माने जो लेडीज लोग हैं उनका शादी हो गया, माने बुआ लोग एक्चुअली, ठीक है, तो बुआ लोग का शादी होके 40 साल हो गया। अब इन लोग उम्मीद ही छोड़ दी, इनका मरने का ये जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये लोग थोड़ी ना अभी सोच रहे कि हमको गांव का जमीन बेचेगा फिर पैसा मिलेगा। अब अचानक से गांव का जमीन का इतना वैल्यू हो गया, इन लोगों को भी पता नहीं चला कि करोड़ों का संपत्ति बिका है, ठीक है। अब क्योंकि संपत्ति सबको मैंने कोर्ट ने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टर लोगों के नाम पे भी पैसा भेजना तो पड़ेगा, क्योंकि इनके घर पे नोटिस कोर्ट ने भेज दिया। अब भाई लोग अगर ना भी बोलता, ठीक है, अगर ब्रदर्स लोग ना भी बोलता तो फिर बहन लोगों को तो ऐसे भी कोर्ट ने तो बता दिया ना कि आप लोग का जमीन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, तो ये लोग तो पता चल गया। लेकिन ये लोग को क्लेम करने के लिए फिर गांव में जाना था, सारे पेपर्स लेके आना था। अब भाई लोग इतना मेहनत करेगा अभी बहन के लिए, पैसा दे रहा है, ही मन ही मन में गुस्सा करके दे रहा है। पुराने जमाने का केस है इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने केस तो रिसेंट है, लेकिन शादियों के इतना दिन हो गया, अब बहन लोग भी सब ले लिया। कहाँ बोलते भाई तुम ही लोग रखो, ये नहीं, सब ले लिया।
मिल रहा है बैठे बैठे 25 लाख 30 लाख, क्यों ना ले। ऐसे हर फैमिली में कम बेसी होता है सर, इस तरह का चीज होता है कि नहीं होता। ठीक है, पहले जो बुआ एकदम दिल के करीब होते थे, फिर वही बुआ दिल से बाहर भी हो जाते हैं। हम लोग बहुत देख रहे हैं सर आजकल ये सब चीजें, सब इसलिए मैं दिमाग में रख लिया, सब मोह माया है। बचपन में बुआ अगर घर पे आते थे तो बुआ आया मतलब स्कूल छुट्टी, ट्यूशन छुट्टी, सब छुट्टी। ठीक है, आजकल बुआ घर पे आते क्यों आ रहे हैं, इनको और क्या चाहिए। कहते बुआ विलेन बन गया है। मासी अच्छा है, बुआ विलेन बन गया, प्रॉब्लम है। तो एक यूट्यूब में कोई एक रील्स बनाया, तो बोलता है कि अ, अरे बहन आ रहा है, बहन आ रहा है, ऐसा करके कुछ रील्स बनाया। तो मैंने बेसिकली माने लड़का जो है उसका बहन माने घर का बेटी आ रहा है, तो जो माँ है उसको बोल रहे हैं अरे बहन आ रहा है, बहन आ रहा है। तो माँ जो है वो भागा भागा जा रहा है बहन को नहीं, तो फिर बोलते हैं अरे पापा का बहन आ रहा है। ठीक है। ठीक है, तो जैसे भागा भागा जा रहा था वहीं पर बैठ गई। बहन आ रहा है, बहन आ रहा है, नहीं पापा का बहन आ रहा है। तो फिर जितना खुशी से जा रहा है तो उतना खुशी से बैठ गए। जो भी हो, 20 लाख के ऊपर का जमा करोगे तो पैन कोड करना पड़ेगा, अच्छा पैन अप्लाई करना पड़ेगा। At least 7 days before the date on which he intends to deposit the cash over the specified limit, that is 20 lakh or more. ठीक है, एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑन व्हिच इंटरेस्ट टू डिपॉजिट कर, माने एटलीस्ट 20 लाख जमा करने से 7 दिन पहले आपको पैन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। फिर कम से कम वो एप्लीकेशन नंबर देके भी आप जमा कर सकते हो, क्योंकि पैन मिलने में तो थोड़ा टाइम लगता है। और क्या बोला है सर, एवरी पर्सन हु इंटेंड्स टू विथड्रॉ कैश फ्रॉम, ये ऑनलाइन में कोई है कि नहीं, किसी का आवाज नहीं। तुम लोग सब समझ रहे हो, सुन रहे हो कि नहीं यस ऑनलाइन में। सर। जी सर। अरे वाह, हाँ सर। बढ़िया है। हम लोग तो बुआ जी में चले गए थे। बुआ जी लोग और एक जगह में भी लेना है, वो रिजल्ट मेरा निकलने के बाद, आप लोगों का रिजल्ट निकलने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद भी बुआ विलन हो जाते हैं। सबसे पहले बुआ ही फोन करेगा, क्योंकि अगर बुआ का लड़का फॉरेन में है, ठीक है, या फिर कोई बड़ा शहर में बड़ा पोस्ट में काम करते हैं, तब तो और ज्यादा फोन करेगा। अच्छा देख ले, every person who intends to withdraw cash from his one or more accounts with a banking company or cooperative, बेसिकली इस बार पैसा उठा जमा नहीं कर रहे हो, उठा रहे हो। ठीक है, तब भी वही केस, हाँ, मैंने जमा करने के टाइम पे भी और उठाने के टाइम। Any person who intends to open a current account or cash credit account with a banking company or a cooperative bank or a post office 7 days before the date on which he intends to open such account। अगर आपको बैंक में करंट अकाउंट खोलना है, कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, कहीं पर भी अगर करंट अकाउंट खोलना है, करंट अकाउंट नॉर्मली बिजनेस पर्पस में खोला जाता है। ठीक है, तो अगर बिजनेस पर्पस में करंट अकाउंट ओपन करना है तो 7 दिन पहले, अकाउंट ओपन करने से 7 दिन पहले अप्लाई करो। पैन में कितना नंबर होता है, 10। 10 जो नंबर होते हैं उसे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ये सब स्टोरी सुनाया गया।
114 BA के अंदर ये सब पॉइंट थोड़ा जरूरी था। अच्छा ये भी है, ये भी थोड़ा सेल परचेज ऑफ ए मोटर व्हीकल और व्हीकल एज डिफाइंड इन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्टरिंग अथॉरिटी अंडर एक्ट अदर देन टू व्हील्ड व्हीकल्स। दो माने बाइक को छोड़ के बाकी कोई भी ट्रांजैक्शंस में पैन चाहिए। ओपनिंग एन अकाउंट अदर देन टाइम डिपॉजिट माने एफडी छोड़ के एंड सेविंग्स बैंक अकाउंट विद ए बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक। ओपनिंग एन अकाउंट अदर देन टाइम डिपॉजिट माने एफडी, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट को छोड़ के विद ए बैंकिंग कंपनी। बाकी अगर कोई भी अकाउंट ओपन करने जाओगे ऑल सच ट्रांजैक्शंस पे चाहिए वो। ये बार बार आ रहा था ना सर पॉइंट। ये देखो, ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट विद ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, custodian of securities or any other person registered under section 12 subsection 1A of SEBI Act 1992। डीमैट अकाउंट है ना, शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन करना है तो डीमैट अकाउंट बोलते हैं उसको। इसको कॉर्पोरेट लॉ में डिटेल्स में पढ़ा जाता है सर। डीमैट का फुल फॉर्म क्या है? डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड। डीमैट का फुल फॉर्म है डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट। डीमैटेरियलाइजेशन माने जो आज तक सारी चीजें फिजिकल में था उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया गया। तो फिजिकल टू डिजिटल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसे डीमैटेरियलाइज कहा जाता है। मैंने बेसिकली मटेरियलाइज माने क्या, वैल्यूएबल चीज फिजिकली था, ठीक है। वैल्यूएबल चीजें फिजिकली होने से उसको नॉर्मली हम लोग अकाउंट में एक चीज यूज करते हैं, मटेरियलिस्टिक माने क्या, वैल्यूएबल, ठीक है। तो वैल्यूएबल चीज मानो तुमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा था, उसका फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हुआ करता था। अब आगे जाके वो सब डॉक्यूमेंट्स कैंसिल होके सारे चीजें डिजिटल हो गया। ये जो फिजिकल से डिजिटल होने का जो वैल्यूएबल मटेरियल का कॉन्सेप्ट है, दिस इज नोन एज डीमटेरियलाइज। ये नॉर्मली हमारे देश में 92 के बाद से मैंडेटरी, जब से वो बड़ा बड़ा स्कैम होने लगा हर्षद मेहता रिलेटेड सब मैटर्स, उसके बाद से ये सब मैंडेटरी कर दिया कि डीमैट के बिना शेयर नहीं मिलेगा। सरकार को हर शेयर का खोज चाहिए, किसका पैसा, कौन है शेयर होल्डर, सब चीज का खोज चाहिए, नहीं तो मैनिपुलेशन हो रहा था, करप्शन हो रहा था। तो सेबी का कोई भी डीमैट अकाउंट खोलने जाओगे ऑल सच ट्रांजैक्शंस, ये सभी ट्रांजैक्शंस में आपको पैन कोड करने का जरूरत हो जाता है, ठीक है। क्या बोला, कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी इन ऑल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग प्रेस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शंस। 139 है सबसेक्शन 1। इन ऑल रिटर्न्स टू कोरेस्पॉन्डेंस टू विद एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स के पास कोई भी रिटर्न फाइल करो पैन जरूरी है। इन ऑल चलान्स पेमेंट फॉर एनी सम ड्यू अंडर दिस एक्ट जरूरी है। इन ऑल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू सच ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय हिम as may be prescribed by CBDT in the interest or revenue in this connection CBDT has notified the following transactions। वही transactions 114B में बोला गया है, जिसमें एक एक करके सब बोला है। मोटर व्हीकल एक्ट में अगर 2 चक्का छोड़ के कुछ भी खरीदने जाओ उसमें ओपनिंग एन अकाउंट, बेसिक टाइम डिपॉजिट एंड बेसिक सेविंग्स अकाउंट छोड़ के, बेसिक सेविंग्स अकाउंट वो जैसे जन धन अकाउंट वगैरह होता है ना, नरेंद्र मोदी फिर से मोदी जी का नाम ले रहा है, क्या करे सर, अभी है ना हमारे देश का, किसी किसी को पसंद नहीं होता मोदी, ठीक है, लेकिन क्या करे, प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा चलो प्राइम मिनिस्टर, करेंट प्राइम मिनिस्टर, अगर मोदी से एलर्जी है तो, ठीक है। करेंट करेंट प्राइम मिनिस्टर जब 2014 में आया था तो उस टाइम पे ना आके ही एक बड़ा काम किया था, ठीक है। ऐसे तो आने से पहले एक झूठा वादा दिया। वादा ये था कि वो बोला था कि अगर हम आएंगे तो सबके अकाउंट में 15-15 लाख देंगे, ठीक है। लेकिन उसका एक कंडीशन दिया था, ये वाला बात लोग देखता नहीं। कंडीशन ये था कि अगर ब्लैक मनी जो इंडिया के बाहर चला गया है उसको अगर वापस लेके आ पाए तो, जो स्विस बैंक में हमारे ब्लैक मनी डिपॉजिट हो चुका है, अगर वो सब पैसा स्विस बैंक से इधर आ जाए तो। स्विस बैंक क्या है, स्विट्जरलैंड का जो बैंक है स्विस बैंक कहते हैं। तो उधर बहुत सारे भारत के बड़े बड़े लोगों का जो धोखा वाला इनकम है, मैंने दोगला इनकम जो किया है और सारे पैसे बाहर चला गया, जो ऑब्वियसली कांग्रेस जमाने में ही मैक्सिमम हुआ है। तो वो सारा पैसा अगर वो सब कंट्री का जो बैंक है अगर वापस करे, ठीक है, तो सभी भारत के अकाउंट में 15-15 लाख अकाउंट में जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं ला पाए, कभी नहीं ला सकते, ये वादा झूठा ही था, हो ही नहीं सकता।
ये नॉर्मल आदमी को समझ में आ जाता है जो पढ़ा लिखा है। बाकी लोगों को लगता है नहीं नहीं बोल रहा होगा सही करेगा। जैसे राहुल गांधी तो इस बार गजब बोला था। हर किसी को कितना 2 लाख हर औरत के हर लेडीज के अकाउंट में 2 लाख करके जमा करेगा, यूपी में बोला था। यूपी में, केरल में, ठीक है, जहां जहां कांग्रेस का बोलबाला है। सबसे भयंकर हुआ था केरल में, केरल वायनाड में। सभी बंदा वोट के बाद बैंक में चला गया था कि राहुल गांधी बोला था कि हमें वोट दो। वैसे तो कांग्रेस जीता है उधर, ठीक है, तो सबको 2 लाख करके मिलेगा। 2 लाख या 2.5 लाख ऐसा कुछ अमाउंट था, ठीक है। अरे कहाँ से दे पाएगा? उसके लिए उसको प्रधानमंत्री या एटलीस्ट कांग्रेस को जीतना जरूरी था, माने सत्ता में आना था। एक एमपी का पोस्ट थोड़ी हो सकता है। और ऐसे करके बोला था, वायनाड का सारे लोग चला गया बैंक अकाउंट में लाइन लगा के, बहुत भीड़ हुआ था। अरे नहीं, राहुल गांधी बोला था। लेकिन हाँ, मोदी का बाद में क्यों उठाया था? वो मोदी जी ने आके ही ना जनधन अकाउंट खुलवाया था। और उस अकाउंट के थ्रू से एक चीज हुआ था कि 15 लाख लोगों को मिला तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन भारत के हर बंदे का बैंक अकाउंट खुल गया फ्री में। जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट, ये बेसिक काफी फेमस हुआ था। ये चीज का एक चीज तुम लोग एक चीज गौर करो कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन चीजें हैं ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन माने सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर लाना, कि जो भी फाइनेंशियल मैटर्स देश में चल रहा है इसके बारे में सबको कनेक्ट करना है। तो एकदम गरीब से गरीब किसान तक, या अनपढ़ गंवार के पास तक, ठीक है, बैंक अकाउंट होना चाहिए, भले ही उसमें पैसा ना हो। आज कोई अनपढ़ गंवार है, आज वो किसान है, लेकिन कल उसका इनकम होगा, और इनकम होने से उसको भी सरकार का जो भी सुविधाएं हैं उसके अकाउंट में जमा होगा। और अगर किसी के अकाउंट में पैसा डायरेक्टली जमा होगा ना, तो कोई भी पॉलिटिकल ये जो दलाल लोग हैं वो पैसा छीन नहीं सकता। समझ गए सर? ये जो पॉलिटिकल दलाली लोग करते हैं ना, ये सब आराम से खत्म हो सकता है, और किया भी है काफी चीजें। सेंट्रल प्लान के तहत जब भी आजकल पैसा देना होता है, सब अपने अपने अकाउंट के थ्रू से पैसा उठाते हैं। और जब अकाउंट के थ्रू से पैसा होगा, कोई कट मनी का मैटर नहीं आएगा। कट मनी समझते हो? ये बंगाल में बहुत चला है। कट मनी माने अगर सेंट्रल का कोई प्रोजेक्ट का अमाउंट स्टेट को मिलता है, सपोज जैसे 100 डेज वर्क का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, 100 दिन का काम हर किसी को दिया जाएगा। तो 100 डेज वर्क के तहत कहीं पर तालाब काटा जा रहा है, कहीं पर रोड बन रहा है। अब 100 डेज पहले तो ये कांग्रेस जमाने का वो काम था। ये मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब बनाए थे कि भारत के हर किसी को हर 100 मैंने साल में 100 दिन तो काम मिलेगा ही मिलेगा। और पर डे 100 रुपया करके उस टाइम पे आया। उसके बाद धीरे धीरे अभी शायद 400 टका करके करेंगे। तो उसमें बंगाल कॉपी किताब में सबसे नंबर 1 रहा था। कॉपी किताब में, हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड। मैंने किताब में लिखा जा रहा है कि तालाब काटा गया है, ठीक है, उसमें लोगों का नाम भी है कि कितना कितना लोग काम किए हैं, पैसा भी उसके लिए सरकार से कलेक्ट किया गया। लेकिन सपोज आपको मैं 400 टका दूंगा ना, तो 400 में से 20% कट मनी मेरा, हर किसी से। या फिर मानो प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा आ रहा है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर किसी को मानो 5 लाख का सब्सिडी दिया जा रहा है, तो 5 लाख मिलेगा, या 1 लाख का सब्सिडी है मिलेगा, 10% या 20% कट मनी, मतलब 20,000 मेरे अकाउंट में आएगा, फिर जाके 70-80 हजार तुमको मिलेगा। इस तरह से यहाँ का नेता लोगों का घर बाड़ी बना है। जहां देखो लोकल में नेता लोगों के घर पे बहुत पैसा है, कहाँ से आया, कहाँ से कमाया? ये सब कट मनी का पैसा है। लेकिन मैं कहता हूं कि सबके अकाउंट में क्यों नहीं गया? अब इसमें भी गड़बड़ है। ये जो लोग हैं ना, जिनके अकाउंट तो मोदी जी ने तो बना दिया, लेकिन इनको पैसा उठाना नहीं आता है। इनको पैसा उठाना नहीं आता है। ये बैंक में जाएगा ना, अब बैंक में जो बंदा बैठा है, बैंक में जो बंदा बैठा है वो भी पॉलिटिकल से कनेक्टेड है। तो बोलेगा इन लोग सब मूर्ख है, कुछ नहीं जानते, तुम आ जाओ पर अकाउंट से पैसा निकालो और तुम खाते रहो। जब तक देश एजुकेटेड नहीं होगा ना, ये सब चोरी चमारी बंद नहीं कर पाएंगे। यार लॉट्स ऑफ थिंग अब लोग रूट लेवल में जानते नहीं हो कहाँ करप्शन चल रहा है। ऊपर जो दिखाता है वो कुछ नहीं है। असल खेल तो लोअर लेवल में पैसा जाता है ना, भयंकर लेवल में करप्टेड है।
और ये सब जब तक बंद नहीं होगा, तुम्हारा हमारा किसी का डेवलपमेंट कहीं से भी नहीं हो सकता। एंड एक्चुअली हमारे लोकल्स में ही करप्टेड लोग छुपा हुआ है जो हमारे डेवलपमेंट को एक्चुअली ब्लॉक कर देता है। समझे? चलो अच्छा, तो कोऑपरेटिव बैंक्स में बैंक अकाउंट का सेविंग्स अकाउंट समझ गए, ये सब केस में भी आपको चाहिए होगा, तो मैंने बेसिक सेविंग्स या बेसिक एफडी अकाउंट को छोड़ के, हाँ बाकी कोई भी अकाउंट में चलेगा। पीआर एक्ट के तहत कोई भी बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक में किसी भी तरह का अकाउंट खोल, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करो, ठीक है, करना है। इसका आंसर ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, मैंने ये डीमैट का बात कर दिया। अच्छा, अब आ रहा है सर वो बात जो जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हो गया। पेमेंट टू ए होटल रेस्टोरेंट अगेंस्ट बिल और बिल्स आर एट एनी वन टाइम 50,000 और मोर, ठीक है। पेमेंट इन कनेक्शन विद ट्रैवल एनी फॉरेन कंट्री और पेमेंट और परचेज ऑफ एनी फॉरेन करेंसी एट एनी वन टाइम। अगर आप फॉरेन करेंसी परचेज कर रहे हो, नॉर्मली जब बाहर जाते हैं फॉरेन करेंसी परचेज करके लोग जाते हैं ना, मानो तुम यूरोप में जाके खर्चा करोगे या अमेरिका में जाके खर्चा करोगे, तो यहाँ से पैसा लेके जाओ, सुविधा होगा। या फिर वहां जाके भी कर सकते हो, एयरपोर्ट के पास होते हैं एक्सचेंज करने का, ठीक है। तो वहां पर जाके जब एक्सचेंज करोगे तो वो भी, अगर ये अमाउंट 50,000 से ज्यादा होता है तो पेमेंट टू म्यूचुअल फंड फॉर परचेस ऑफ यूनिट्स, माने वही आपका पसंदीदा SIP, ठीक है। ऐसे SIP तो नॉर्मली 50,000 का नहीं होते हैं, बट कॉन्सेप्ट इज लाइक कि अगर आप एट ए टाइम म्यूचुअल फंड का कोई यूनिट परचेस कर रहे हो और उसका अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, लमसम अमाउंट में नॉर्मली ऐसे होते हैं, तो इस केस में भी वोटिंग ऑफ पैन इज मस्ट। पेमेंट टू ए कंपनी और इंस्टीट्यूशंस फॉर एक्वायरिंग डिबेंचर्स और बॉन्ड इशूड बाय इट। पेमेंट टू ए कंपनी और इंस्टीट्यूशंस फॉर एक्वायरिंग डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इशूड बाय इट, माने कंपनी क्या करते हैं, बॉन्ड इशू करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज म्यूचुअल फंड इशू करते हैं, वैसा ही कंपनी लोन के लिए डिवेंचर इशू करते हैं, जैसे शेयर इशू करते हैं। देखो हम लोग फाइनेंस की क्लास में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं फाइनेंस में, सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस दो होता है, क्या बोलो, ओन एंड लोन। ओन में क्या आता है, इक्विटी, और लोन माने डेब्ट, ठीक है। तो डेब्ट का ही एक सबसे बड़ा जो पार्ट है वही होता है डिवेंचर। जैसे आप लोगों के साथ अभी मैं म्यूचुअल फंड्स में बात कर रहा था ना कुछ देर पहले, तो म्यूचुअल फंड में मैं आपको बोल रहा था आपको फंड समझना चाहिए। लेकिन ना टीवी में जब म्यूचुअल फंड का ऐड देते हैं तो वो कई बार बोलते हैं हाई रिटर्न इक्विटी फंड ऐसे करके ऐड देते हैं, या फिर बोलते हैं देखना दो बंदा को झोला में झुलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, झोला को मैं बताता हूँ, उसको झोला नहीं बोलते, वो एक ऐसा लंबा टाइप के होते हैं, उसमें दोनों साइड में दो जन बैठते हैं, फिर हाँ बैलेंस कुछ नाम है उसका, पार्क में होते हैं, बच्चा लोग खेलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं उसको, जो भी आप लोग समझ गए ना, पार्क में होते हैं, बच्चा लोग खेलते हैं, दो साइड में जो दो जन बैठ जाते हैं, ठीक है, एक बार ये उठता है तो दूसरा बार वो नीचे जाता है, सीसो, सीसो बोलता है उसको, नहीं मुझे नहीं पता था क्या बोलते हैं उसको, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो जैसे पार्क में तो म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट देता है बैलेंस, ठीक है, एक बार वो उठेगा, एक बार ये गिरेगा, एक बार ये गिरेगा, एक बार वो उठेगा, तो आपका फंड एकदम बैलेंस रहेगा। तो बैलेंस मैंने क्या होता है, उसमें इक्विटी डेब्ट मिला के होता है, मैंने आपका पैसा, म्यूचुअल फंड होता क्या है, एक सेकंड में समझ जाओ। अगर आप बोलोगे तो मैं भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी बना देता हूँ, ऐसे तो मेरा एनालिसिस है ही, हाँ मेरे पास परमिशन नहीं है, बट इफ आई गेट परमिशन, ठीक है, अगर मेरे पास उतना पैसा हो तो मैं फंड चला सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होता है कि आप लोगों से परमिशन लेके फंड कलेक्ट करने हैं। सरकार मेरे को परमिशन दे दी कि चलो भाई फंड हाउस बनाओ, जैसे ग्रो, जीरोधा, आप स्टॉक्स सब नया नया आया, लेकिन फंड हाउस बना लिया। तो मानो आप सभी कोई मिलकर मेरे को 1-1 लाख करके दे रहे हो, 1 लाख ईच, ठीक है। अब ये 1 लाख तुम मुझे एक बार में भी दे सकते हो या फिर SIP के थ्रू से भी दे सकते हो। अब मैं आपको बोलता हूँ कि 1 लाख ईच करके आप लोग कितने लोग हो, 3, 2, 5, ऑनलाइन में भी 7-8 लोग हैं, तो चलो 10 मान लेते हैं। अगर 10 लोग मिलके मेरे को 10 लाख अमाउंट दिया, अब ये 10 लाख को मैं क्या करूंगा, मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। अब मेरे पास दो चीज होते हैं, इक्विटी और डेब्ट, ठीक है। अगर मैं इक्विटी में डालता हूं तो बेसिकली शेयर में डायरेक्टली डाल दिया। अब ये 10 लाख मानो मैं रिलायंस में डाला, HDFC में डाला, ठीक है, एक्सिस में डाला, जो भी मेरे पास जो भी अच्छा कंपनीज मुझे दिख रहा है जिसका रिटर्न अच्छा हो सकता है,
ये फंडामेंटल है कि कंपनी का ग्रोथ अगर अच्छा रहेगा तो फंड का ग्रोथ रहेगा। तो कम से कम 1 साल अगर इसमें मेरा पैसा मानो 10 लाख में से मैं 5 लाख इक्विटी को दे दिया और 5 लाख डेब्ट को दे दिया। डेब्ट क्या होता है? सरकारी बॉन्ड्स, डिवेंचर्स या किसी और कंपनी का डिवेंचर, ये लोन होता है। मजा का बात है, ये डेब्ट का पैसा सिक्योर होता है। इक्विटी अप डाउन हो सकता है, बट डेब्ट का जो इंटरेस्ट होता है ना, ये फुल्ली सिक्योर्ड है, ये चेंज नहीं हो सकता। माने ये जो 10 लाख में से 5 लाख मैं किसी कंपनी के डिवेंचर को परचेस किया, या फिर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेस किया, या गवर्नमेंट कंपनी का डिवेंचर को परचेस किया, बदले में मुझे जो सूद मिलेगा वो सूद फिक्स है, 8%, 7%, वॉट एवर, फिक्स्ड। माने आपका जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें अगर 7% रिटर्न, तो मैं आपको 100% दूं। और इक्विटी परफॉर्म करे, ठीक है, इक्विटी इक्विटी परफॉर्म करेगा तो ज्यादा दे देंगे। अगर इक्विटी 20% परफॉर्म किया तो 20 + 7 करके 27 दे देंगे। इक्विटी 5% परफॉर्म किया तो 7 + 5 करके 12% दे देंगे। लेकिन इक्विटी परफॉर्म नहीं किया तो 7 देंगे। तो बैलेंस कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर इक्विटी बहुत खराब परफॉर्म कर लिए तो थोड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि आपका 10 लाख ने 1 लाख में से 50-50 हुआ है ना, तो इधर 50 थोड़ा सा बैम्बू दिखेगा। लेकिन इक्विटी है जो आपको राजा भी बना सकता है और नीचे भी ला सकता है। That is how mutual fund works. In simple, as simple as it is. अब अलग अलग फंड के बारे में डिटेल्स में पढ़ोगे तो और थोड़ा सा बहुत सारी चीजें हैं। म्यूचुअल फंड यही है और कुछ नहीं। 2 मिनट में समझा देंगे। ज्यादा हवा मत बनाना चाहिए, सिंपल भाषा में बता दी क्या होता है। मेरे को दो, मैं फंड में पैसा लगा। बट हाँ, हर कोई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट लाइसेंस, पैसा, आपके पास इतना नेट वर्थ होना चाहिए कि अगर कभी मार्केट अगेंस्ट में चला जाए तो आप उसको सपोर्ट कर सको। अगर मैं आपसे 10 लाख लेता हूं, तो अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में, मैंने ओवरऑल सिचुएशन अगेंस्ट में जाता है, तो मेरे पास बैक सपोर्ट इतना होना चाहिए कि उस 10 लाख को कंट्रोल करने का मेरे पास ताकत हो खुद से भी। समझे? इसलिए हर किसी को 10 लाख का फंड नहीं होता, कम से कम करोड़ों का होता है। ठीक है। अच्छा। तो पेमेंट टू ए कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन फॉर एक्वायरिंग डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, तो इसी तरह से डिवेंचर्स होते हैं। डिवेंचर क्या? फिक्स रिटर्न वाला कांसेप्ट करता है, समझे? 50,000 के ऊपर का पैन। पेमेंट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड इशूड बाय इट। अच्छा, आरबीआई भी बॉन्ड इशू करते हैं। बॉन्ड और डिवेंचर में बस फर्क इतना है, डिवेंचर प्राइवेट कंपनी करते हैं और गवर्नमेंट कंपनी बॉन्ड करते हैं। बाकी कैरेक्टर सेम है, फिक्स रिटर्न मिलता है। ऑब्वियसली डिवेंचर प्राइवेट भी हो सकता है, आरबीआई का बॉन्ड तो और सिक्योर हो गया। बैंक में पैसा रखना जितना सेफ है, आरबीआई का बॉन्ड खरीदना उससे भी ज्यादा सेफ है। बैंक में पैसा रखना जितना सेफ है, आरबीआई का बॉन्ड परचेज करना उससे भी ज्यादा सेफ है। माने ये सीधा सरकार से आपको मिलता है। बैंक में, प्राइवेट बैंक अगर कभी प्रॉब्लम में आ जाए, आपको मैक्सिमम 5 लाख से ज्यादा रिटर्न कभी नहीं मिलेगा। माने अगर कभी बैंक फेलियर हो जाए, ठीक है, और आपके मानो बैंक में 50 लाख है, 1 करोड़ है, ठीक है, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर कभी बैंक डूब जाए, ऐसे भारत में ऐसा होने का संभावना नहीं है, लेकिन अगर डूब जाए तो मैक्सिमम 5 लाख टका ही आपको वापस मिल सकता है। लेकिन आरबीआई का बॉन्ड में कभी फेलिडिटी नहीं आएगा, सरकार आज नहीं तो कल आपका पैसा वापस कर ही देगा। मैं एकदम एक्सट्रीम खराब सिचुएशन का बात कर रहा हूं। भारत ऐसे हालत में नहीं है, ये आप लिख के रख लो, भारत ऐसे हालत में नहीं है। अगर किस्मत बहुत और खराब ना हो, भारत और कभी बैड लीडरशिप में जाएगा भी नहीं। मैंने देयर इज हार्डली पॉइंट, मेरे हिसाब से 1% चांसेस है कि भारत बैड लीडरशिप में जा सकते हैं, बट 99% इज हाई चांस कि भारत बैड लीडरशिप में नहीं जाए। बाकी दुनिया अपना देखे, बट भारत का तो मुझे समझ में, जो भी हो समझ गए। डिपॉजिट विद बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, टू विच बैंक इंक्लूसिव एक्सेट्रा। कैश डिपॉजिट 50,000 से ज्यादा, पेमेंट इन कैश ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 ड्यूरिंग 1 डे। अच्छा, ये वाला डे। परचेस ऑफ बैंक ड्राफ्ट, ये भी आपको मैं बहुत बार सुनाता हूँ। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? ये भी एक तरह का कैश ही होता है। नॉर्मली हम लोगों के टाइम पे ये बहुत चलता है। हम लोग इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन वगैरह करते थे ना, तब ऑनलाइन इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। ऑनलाइन आ गया था, लेकिन इट्स नॉट तो पॉपुलर, इवन हर कोई कर भी नहीं सकता था। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता था, इंस्टीट्यूट को फीस देने के लिए राह चलते कोई भी बैंक में हम लोग घुस जाते थे।
कोई भी बैंक, उस बैंक में अकाउंट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। एनी बैंक जो भी इंडिया में है, कोई भी बैंक में घुस जाओ और जाके बोलो मेरे को बैंक ड्राफ्ट बनाना है। इसको बैंक ड्राफ्ट भी बोलते हैं, इसको और एक बैंक ड्राफ्ट या और एक नाम है भूल रहा हूँ, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट या फिर कैश मनी। बेसिकली करना क्या होता है बोल देता हूँ। सपोज आपको कहीं पर 30,000 जमा करना है फीस के रूप में, या फिर कहीं किसी को देना है, किसी के पेपर में चेक की तरह ही होता है देखने में, बट इट्स नॉट चेक। बैंक ड्राफ्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। हाँ, टेलर्स चेक, हाँ बोल सकते हो, टेलर्स चेक भी बोलते हैं। सर अभी बेसिकली ये पार्टनर बैंक कर दिया ये लोग, मतलब इंस्टीट्यूट में जैसे सीएमए का इंटर का जब भरने जा रहा था, तो एक ऑफलाइन का हाँ भी ऑप्शन था, जो एक पार्टनर बैंक, नाम भूल गया बैंक का, तो वो लोग उस बैंक के थ्रू अपना हाँ हाँ पेमेंट हाँ, कराते थे। पार्टनर बैंक होते हैं। हाँ। अब लेकिन आप किसी भी बैंक से करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन आप अगर पार्टनर बैंक कर देगा तो पार्टनर बैंक का करना पड़ेगा। अगर वो बोल दे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही लेके आओ तो उसी का लेके जाना पड़ेगा। सिंपल बात है, स्टेट बैंक में जाओ, जाके बोलो मेरे को 30,000 जमा करना है आपके पास, आप एक ड्राफ्ट बना के दो। वो 30,000 लेगा और अपना एक चार्जेस काटेगा, मे बी 100 रुपया, 70 टका, 80 टका, डिपेंडिंग ऑन दी ड्राफ्ट, ठीक है। पे ऑर्डर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको बोलो, वो बना के दे देगा, चेक की तरह देखने में होगा, सीधा जाके इंस्टीट्यूट को जमा करो। कैश लेके नहीं जाना है, वो बस वो पेपर जो देगा वो जमा, वो कैश ही है। तो अगर ऐसा कोई पेमेंट कर रहे हो तो भी 50,000 ड्यूरिंग एनी वन डे। एक्चुअली देखो पैन, ये वाला बात तो समझ में आ जाता है। प्रॉब्लम है साइड में जो लिखा है इसमें क्या है, ये तो कोई भी पढ़ेगा समझ जाएगा। लेकिन साइड में जो इतना वैराइटीज ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स लिखा है, इसके बारे में क्लैरिटी होना चाहिए। कितना चीजें होते हैं। टाइम डिपॉजिट, एफडी का ही दूसरा नाम है टाइम डिपॉजिट, बहुत लोग शायद नहीं जानते। फिक्स डिपॉजिट का ही दूसरा नाम है टाइम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में टीडी बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाके बोलो एफडी करना है, वो पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन मास्टर बोलेगा हम लोग एफडी नहीं टीडी बोलते हैं, एक ही है। ये देखो, ये टाइम डिपॉजिट, अब बैंकिंग कंपनी और एक कोऑपरेटिव बैंक, एक्ट के हिसाब से बोल दिया। पोस्ट ऑफिस, निधि, निधि क्या है, लड़की का नाम, बहुत बार बोले, भूल जाते हैं आप लोग। निधि इज अ एक टाइप ऑफ फाइनेंशियल कंपनी होते हैं, एक टाइप ऑफ लोन देते हैं सर। हाँ वेरी गुड। किसको लोन देते हैं बोल, किसको लोन देते सर हैं, ये एनबीएफसी। जो लोग क्या ज्यादा वो मतलब क्या कहते हैं, जैसे जो लोग को बैंक लोन नहीं दे पाता। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जिसको बैंक लोन नहीं दे पाते ऐसा नहीं। निधि एक ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, आप बताए थे कैसे चलता है सर। ये अपने मेंबर्स के थ्रू से ही चलता है, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग आज घर जाने के टाइम पे, ऐसा उधर तो आप लोगों का घर है नहीं, आप देख सकते हो। वीआईपी घर जाने के टाइम पे नहीं, इस गली के अंदर से जाना, ठीक है। इस गली के अंदर से एक तालाब आएगा, उसका नाम है नोना पुकुर। तो तालाब से पहले ही गली के साइड में तुम देखना, साइड में, हाँ, एक साइड में एक कंपनी है निधि कंपनी। वो एक ना बैंक तरह देखने में होता है, इट्स नॉट बैंक एग्जैक्टली, बट वहां पर क्या होता है ना, कुछ मेंबर्स होते हैं। सपोज उसके पास 100 मेंबर्स है, अब 100 मेंबर्स उसके पास पैसा जमा रखता है। अब उसमें से जिसको जरूरत होता है वो वहां से पैसा उठाता है। तो मेंबर्स के बीच में ही लोन सर्कुलेट हो सकता है सूद के साथ। हाँ, তুই ডিপোজিট করলে তুই টাকা পরে তুলতে পারবে। सपोज आज तुम 50,000 दे रहे हो, कल तुमको 1 लाख का लोन का जरूरत है, तो तुम उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये निधि यहाँ पर कोलकाता में तो सर, स्पेशली नॉट 24, साउथ 24 में ऐसे अनऑर्गेनाइज तरीके से बहुत चलते हैं निधि कॉन्सेप्ट। दे आर नॉट रजिस्टर्ड। ये राजारहाट न्यू टाउन एरिया में, डायमंड हार्बर साइड में, मुझे पता है अनऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं। वो लोग बोलते हैं समिति, ऐसा करके बोलते हैं, जानिस। हाँ ऑब्वियसली, अगर अनऑर्गेनाइज है तो कोई प्रूफ नहीं है, आरबीआई भी नहीं है पीछे, लेकिन चलता है। आप 10,000, 20,000, 10,000 जमा करते हो, फिर आपको लोन का जरूरत होता है तो उसी समिति से आपको मिलता है। और उनके सिस्टम में सब इंटरेस्ट के बाद नहीं करता, मैंने ऐसे 10 টাকা लोन, 10 টাকা मैंने समझता हूँ, मैंने 10 টাকা मैंने 100 টাকায় 10 টাকা, या 12 টাকা, 15 টাকা, ऐसा करके बात करता है।
हाँ 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 करते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। समिति बहुत चलता है, अनऑर्गेनाइज लोन मार्केट। केष्टपुर में तो बहुत है, केष्टपुर में बहुत है, केष्टपुर बागुआटी, ठीक है। फिर आपका साउथ में भी, सोनारपुर उस साइड में भी है, बहुत चलता है। समझ रहे सर, ये सब अनऑर्गेनाइज लोन, इसी का जो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो सरकार परमिशन देके चलते हैं, उसे निधि कहते हैं। ठीक है, बस चीजें समझ जाओ तो फिर पढ़ाई मुश्किल नहीं सर, इजी ही लगेगा। मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि कहाँ क्या देख रहे हो, फाइनेंशियल मैटर में कहीं कुछ भी देख जाए ना, उसके बारे में खोज करो। पर आजकल गूगल बाबा है ना कुछ बताते, समझे। फोटो खींच के मत रखना, क्या पता मारपीट हो जाए, ठीक है। एनबीएफसी में भी अगर कुछ पैसा जमा करते हो 50,000 से ज्यादा, यहाँ पर बोला है 50,000 एग्रीगेटिंग मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, 50,000 अमाउंट और एग्रीगेटिंग मोर देन 5 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो पैन चाहिए, ठीक है। और भी है सर, पढ़ लो प्लीज। इंश्योरेंस प्रीमियम अब समझ गए ना क्या करना है, प्लीज एक बार गो थ्रू करो। कुछ भी पॉइंट में डाउट हो मुझे बताइए। आधार एक बार बोल देता हूँ, आधार सुन लो सर। अच्छा, ये 139 है जो पैन का कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर तुम फेलियर होते हो इसमें पेनल्टी लगता है। देखो सेक्शन 139 है, फेलियर करोगे ना 10,000 का पेनल्टी लगता है। फेलियर टू कोट पैन और आधार नंबर इन एनी डॉक्यूमेंट रेफर टू इन 139A5C, 10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट। फेलियर टू इंटीमेट पैन और आधार नंबर एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 139A5A सब 5C, जो अभी पढ़ के आ रहे थे इस तरह का। नोइंगली कोटिंग और इंटीमेटिंग नंबर विच इज फॉल्स, मैंने जानबूझ के गलत पैन नंबर या आधार नंबर देना, 10,000 का पेनल्टी। फेलियर टू कोट और पैन आधार नंबर इन ए डॉक्यूमेंट रेफर टू इन 139A6 से 10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट। Failure to ensure that PAN or Aadhaar number is duly quoted in documents relating to transaction referred to in this kind of things, 10,000 for each such of default। ठीक है, मैंने बेसिकली अलग अलग केस में 10,000 का फाइन है, इतना तो समझ लो, ठीक है। एंड कोटिंग ऑफ आधार नंबर ये भी मैंडेटरी हो जाते हैं। Every person who is eligible to obtain Aadhaar number is required to mandatorily quote Aadhaar number। जैसे कि in the application form for allotment of PAN number, मैंने पैन पाने के लिए भी आधार चाहिए, ठीक है। इन द रिटर्न ऑफ इनकम रिटर्न के लिए भी आधार चाहिए। मैंडेटरी कोटिंग ऑफ एनरोलमेंट आईडी वेयर पर्सन डज नॉट हैव आधार नंबर, ठीक है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो फिर एनरोलमेंट आईडी से भी कर सकते हो, जो आधार एनरोलमेंट आईडी होते हैं, एप्लीकेशन किए हो तो उसके थ्रू से भी हो सकता है। इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर टू प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, ठीक है। एनरोलमेंट आईडी नॉर्मली 28 डिजिट के होते हैं, जो आपको आधार आधार कार्ड के एनरोलमेंट का आधार पाने से पहले आपको दिया जाता है। आधार बनाने मैंने आपने एप्लीकेशन जमा किया, एनरोलमेंट आईडी आ जाएगा, फिर उससे काम चला सकते हैं। उसमें 28 डिजिट का एनरोलमेंट आईडी होते हैं। तो वही सब आधार के बारे में सारा डिटेल्स बोला गया है। अगर आप फेलियर करते हो, if a person fails to intimate Aadhaar number, the permanent account number allotted to such person shall be made inoperative after the date of notified in the prescribed manner। मैंने अगर आपका आधार फेल होता है, मैंने आधार का इंटीमेट करने में अगर आप फेल करते हो तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। मैंने पैन से आधार को वैलिड किया गया है, मैंने आधार से पैन को। यहाँ पर डेट का लिमिट भी दिया है, मैंने कितना डेट के अंदर, where the person has not intimated his Aadhaar number on or before 31st March 2022 has intimated his Aadhaar number under section 139AA2 after 31st March 2022 after payment fee, his PAN would become operative within 30 days from date of intimation of Aadhaar number। मैंने अगर जैसे ही वो फिर से अप्लाई कर देगा फिर पैन भी ऑपरेटिव हो जाएगा। मैंने नॉर्मली कैंसिल कर देते हैं, फिर से ऑपरेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 234H में बोला है। और इधर आपको एक लिस्ट मिल जाएगा पर्सन ऑथराइज। अच्छा ये एक चीज, एक पॉइंट इधर रखा है कि पर्सन ऑथराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। ये कौन, माने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उसमें से कौन ऑथराइज होते हैं रिटर्न ऑफ इनकम को देखने के लिए, ठीक है। कल के क्लास में अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे छोटा कुछ नहीं है, एक बार आप लोग पैन और आधार को पढ़ के आओ, ठीक है। तो फिर रिटर्न ऑफ इनकम में मुझे ऐसा और कुछ बताने का रहेगा नहीं। अगर कुछ पॉइंट बचता है तो मैं कल बताता हूँ, कल से मैं फिर से बेसिक से बात करूँ, ठीक है। इससे बात करूंगा बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, इसको रिवाइज करना है
कर लो सर। थैंक यू सर। তাহলে আজকে এতটাই Thank you, sir. রাখলাম। बाय सर। ये चैप्टर ना इजी, इस चैप्टर में कुछ है नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जो बाय इजी है सर। वो पढ़ना पड़ेगा। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।